गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिल्ली फाइनली आप लोगों पे मेहरबान हो गई बारिश के साथ। बहुत अच्छे से। सुबह में कितने बजे उठे आज? 12 बजे? अच्छा, 6 बजे सोए ही थे। ये भी ठीक है। चलिए तो कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, केमिस्ट्री का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। और जो बेसिक पार्ट है उसको हम लोगों ने देख लिया था। दो पार्ट है, दो टॉपिक है जो बचे हुए हैं। एक है दुर्लभ पृथ्वी तत्व और साथ में ग्राफीन के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके बाद आप में से किसी ने कल क्वेश्चंस दिया था उनको भी देखेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों टॉपिक को देख लेते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पे वापस से आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आज के समय में, प्रेजेंट समय में जो एक टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में रहेगा आने वाले कुछ सालों में भी, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट या दुर्लभ पृथ्वी तत्व। अब इन रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो आखिर ये होते क्या हैं, पहले इस पे बात करते हैं। फिर इनका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों रखा गया, क्या इसके प्रयोग हैं, वर्ल्ड के लेवल में पूरे विश्व स्तर पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये कहाँ पाए जाते हैं कहाँ नहीं पाए जाते हैं वो देखेंगे। भारत में इनकी क्या स्थिति है, भारत में कहाँ पाए जाते हैं उनको भी हम लोग मैप पे देखेंगे कि भारत में इनको कहाँ पर देखा जाता है। साथ ही साथ यह रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज के समय में हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तो ये टॉपिक होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे ग्राफीन के बारे में। ग्राफीन भी आज के समय का, मॉडर्न एज का एक ऐसा तत्व है जिसकी खोज के बाद, हालांकि अभी तो इसका प्रयोग काफी कम है, या आप बोल सकते हो कि इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग की अवस्था में है, शुरुआती आप बोल सकते हो कि अभी इसका इस्तेमाल करना हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, इस टाइप से है। बट आने वाले समय में जो अगला 10 से 20 साल होगा उसमें इसके यूजेज काफी ज्यादा बढ़ेंगे, उसके उपयोग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेंगे। अभी ज्यादातर हाई एंड टेक्नोलॉजी जो है, जो जो प्रौद्योगिकी है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि कई बार जो चीजें मूवीज में आती हैं वो हमारे फ्यूचर का पार्ट बन जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज से कुछ समय पहले तक जितने भी इंटरनेट की चीजें जो हम देख रहे हैं, एआई और बाकी चीजें जो पहले सिर्फ कल्पना में होती थी, वो अभी हमारे रियल लाइफ का पार्ट बन चुकी है। ठीक है, कि हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रोबोट्स जो है वो काम कर सकते हैं, या कम से कम कंप्यूटर सिस्टम्स काम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आपने मूवीज में देखा होगा कि वियरेबल डिवाइसेज होती हैं कुछ, जो आप शरीर पर धारण कर सकते हो, कि अगर आपने हाथ पर देखा तो उसी पे आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, या रिस्ट पे आपके स्क्रीन बंधा हुआ है। तो ये सब टाइप की जो टेक्नोलॉजी है जिसको आज के समय में हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, वह आने वाले समय में एक रियलिटी होगी, और उसमें ग्राफीन की एक बड़ी भूमिका होगी। उसमें ग्राफीन की एक बहुत भूमिका होगी, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट का और एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक पारदर्शी ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इलेक्ट्रिकल से लेकर थर्मल से लेकर जो बाकी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, सेंसिटिविटी को भी, सेंसिटिवनेस भी काफी हाई है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग इस पार्टिकल में देखेंगे। ये दोनों टॉपिक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं, कि आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट को रेयर ही क्यों कहा जाता है, क्या वो वाकई में रेयर है या फिर कुछ मिसनोमर है, इनके नाम में कुछ दिक्कत है। तो इन सभी पहलुओं को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या, जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व आखिर ये होते क्या है। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, देखा तो होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एक नीचे में दो पट्टी होते थे, दो पट्टी होती थी नीचे में, क्या बोलते हैं उनको, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। तो उन्हीं में से कुछ तत्व हैं, उन्हीं में से कुछ तत्व हैं जिनको आज के समय में हम दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में ज्यादातर देखते हैं। ये वही कुछ तत्व हैं, उसमें से मौजूद कुछ तत्व हैं जिसको आज हम दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में देखते हैं। और यह जो तत्व हैं इनका उपयोग
आज के समय में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक बेसिक सा फर्क है। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि जो विद्युत या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट को लेकर है, वह आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफर है, विद्युत का जो परिसंचरण है, विद्युत जो प्रवाह होती है, इससे रिलेटेड जो पार्ट है वह है इलेक्ट्रिकल का। और जैसे ही हम इससे अप्लायंसेज जो बनाते हैं, चाहे हमारे रेडियो हो, कंप्यूटर हो या बाकी सभी चीजें हो, यह इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों इंडस्ट्री में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स या दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। चाहे हमें इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जिनको हम ईवी बोलते हैं, जो विद्युत से चलने वाली जो हमारी व्हीकल्स बन रही है, गाड़ियां बन रही है, उसमें भी इनका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के सभी फॉर्म में इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? रेयर अर्थ एलिमेंट को हम रेयर क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक हमारे पास एक रेयर अर्थ एलिमेंट है सीरियम, एक रेयर अर्थ एलिमेंट है सीरियम। अगर इसकी बात की जाए तो यह तांबे से भी ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तांबे से भी ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 25th मोस्ट अबंडेंट, 25वां सबसे प्रचुर तत्व है पृथ्वी में, लेकिन फिर भी इसको रेयर अर्थ एलिमेंट में रखा गया है। तो आखिर इनको हम दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह वाकई में दुर्लभ नहीं है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर है ही नहीं या बहुत ही कम मात्रा में या नहीं के बराबर है। पृथ्वी पर यह पाए जाते हैं, इनकी मात्रा भी है, इनकी मात्रा भी बाकी तत्वों के मुकाबले सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोल की तरह 24 घंटे मिल जाएंगे, वैसी भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम है। इनको दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक जगह पर भारी मात्रा में नहीं पाए जाते, एक जगह पर एक साथ ठोस मात्रा में या सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते। जैसे मान लेते हैं कि भारत में आपको लोहे के बहुत सारे खादान मिलेंगे, या कोयले के बहुत सारे खादान मिलेंगे, तांबे के खादान मिलेंगे, बॉक्साइट के खादान मिलेंगे। तो जो ये टाइप के जितने भी माइंस आपको मिल रहे हैं, जो भी इस टाइप के खान आपको मिलते जा रहे हैं, कि कोयले की खान हमारे पास है, बाकी चीजों की खान है, तो इन खानों में, ये सभी जगहों पे हमें एक जगह पर प्रचुर मात्रा में कोई तत्व मिल जाता है। कोई भी तत्व, कोई धातु हमें एक ही साथ प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इनको निकाला कैसे जाता है? रॉक्स होंगे, चट्टान होंगे, उन चट्टानों में से इन तत्वों को एक एक करके निकाला जाता है। और यह तभी हमारे लिए फायदेमंद है, यह तभी हमारे लिए फायदेमंद है जब हमने उन चट्टानों से इन तत्वों को उस मात्रा में निकाल लिया हो जिसको बेचने पर हमें फायदा हो। मान लेते हैं कि 100 केजी का या 100 टन का चट्टान हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमने खोद कर निकाला, और उसमें से हमें 2 केजी आयरन मिला, 2 केजी ही आयरन मिला, बाकी हमारे काम का नहीं है। तो आयरन तो है, लेकिन 2 केजी ही है। अब इस 2 केजी को, अब सोचो 100 केजी जो चट्टान है उसको निकालने में, उससे आयरन को निकालने में, उसको मार्केट तक पहुंचाने में जो खर्च होगा, क्या वह 2 केजी आयरन से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन यहीं पे 100 टन में अगर 98 टन आयरन हो तो फायदा हो सकता है। 90 टन, 98 टन, 40 टन, 60 टन, कुछ भी हो तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, तभी तो हम इनको निकालने की कोशिश भी करेंगे। अब मान लो इनको निकालता कौन है? या तो सरकार की एजेंसियां होगी, सरकार की जो एजेंसीज होंगी वह काम करेंगी, या जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वह काम करेंगे। अब प्राइवेट कंपनी किसी भी जो तत्व है उसकी, अगर कोई भी तत्व है, उसको तभी निकालने की कोशिश करेगा जब उसको कुछ फायदा हो रहा हो। और आज के समय में गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है उनका तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि उनका एक तरीके से उनको कम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को और मौका मिले। और गवर्नमेंट भी कितना इस पे एफर्ट डालेगी, बाकी रिसोर्सेज बाकी जगहों पे भी तो लगाने हैं। तो इनको निकालने के लिए तभी यह प्रॉफिटेबल होते हैं जब यह पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं। अब रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ दिक्कत क्या है कि ये इनका यही हिसाब है कि मान लो यहां पे 100 टन में 2 केजी आयरन मिल जाए, तो यही हिसाब है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट का। ऐसा नहीं कि वह नहीं मौजूद है, मौजूद है, प्रचुर मात्रा में भी है,
लेकिन एक जगह पर नहीं है। इन्हीं चट्टानों में, इन्हीं रॉक्स में जहां पे हमारे पास आयरन, कोल या बाकी चीजें पाई जाती हैं, उन्हीं खानों में हमें यह बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धियों के तौर पर मिलते हैं। एक लंबे समय तक तो इन पर ध्यान भी नहीं दिया गया, क्योंकि मान लो जिस समय इन खानों से इस लोहे को निकाला जा रहा है या कोयले को निकाला जा रहा है, तो जो कंपनी होगी उसका तो पहला मोटिव तो ये होगा कि पहले यहां से लोहा निकाल कर बेचो, इससे मुनाफा हो रहा है, या कोयला निकाल कर बेचते हैं उससे मुनाफा हो रहा है। तो एक लंबे समय तक इन चीजों पर इवन इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था कि यह जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है इनकी उपयोगिता ही क्या है, इनको हम कहां उपयोग करेंगे, तो इनको अशुद्धियों के तौर पर हटा ही दिया जाता था। अब जब बात आती है कि हाँ इनका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हम अब इनको निकालने के लिए जाते हैं। जैसे हम निकालने जा रहे हैं हमें मालूम यह चल रहा है कि इनकी मात्रा ही बहुत ही सीमित है। और अगर इनकी मात्रा सीमित है और साथ में एक तरह से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो निकालने में भी घाटा यह है कि एक जगह पर मौजूद नहीं है, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। अब हर जगह से आप मिट्टी निकालो, हर जगह से आप जो अलग अलग जो चट्टान है उनको निकालो, और फिर सबको निकालने के बाद आपके पास कुछ ही टन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स या दुर्लभ पृथ्वी तत्व मिलते हैं तो वह वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं होता, इसीलिए इनका एक्सट्रैक्शन कम हुआ। पहली बात तो यह हो गई कि यह रेयर नहीं है, प्रचुर मात्रा में है लेकिन एक साथ नहीं है, इसलिए इनका जो एक्सट्रैक्शन है, इनको निकालना जो है वह दुर्लभ है। अब दूसरी बात आती है कि उपयोग हमने देखा कि चलो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर जितने भी उद्योग आएंगे, संचार से लेकर जो भी आएंगे वहां पे है। क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा हो और जिसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक हो? कोई ऐसा कंट्री? चाइना, कजाकिस्तान, यूएसए, और कोई? चाइना तो है, ठीक है। नहीं, जापान में इतना रिसोर्सेज नहीं है। देखो जापान की जो पूरी इकोनॉमी है ना, जापान की पूरी इकोनॉमी एक वैल्यू एडिशन पे बेस्ड है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि वह बाहर से सामान को लेकर आते हैं और उस सामान को मॉडिफाई करके, जापान की पूरी इकोनॉमी देखोगे ना, जापान ऐसा कोई नहीं कि संसाधन वाला पूरा क्षेत्र है। जापान क्या करता है कि बाहर से अलग अलग रिसोर्सेज को लेकर आता है, उस रिसोर्सेज को, उन संसाधनों में वह कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, वैल्यू एडिशन करता है और फिर उनको बेचता है। तो जापान की पूरी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है। और ये एक ऐसा देश है जो दिखाया है पूरे वर्ल्ड को, एक छोटी कंट्री होने के बाद एक परमाणु विस्फोट के कारण जो तबाह हुआ, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ वह भी जापान पे हुआ। लेकिन उस कंट्री ने दिखाया है कि बिना किसी संसाधनों के भी कोई देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक शामिल हो सकता है। विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से जापान आता है, ठीक है। और एक छोटे से देश होने के बाद, उससे ज्यादा तो हमारे पास आइलैंड्स हैं, जितना जापान का साइज है उससे ज्यादा तो हमारे पास आइलैंड्स इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उस कंट्री को देखें तो उस कंट्री ने वाकई काफी काम किया है, ठीक है। अगर हम इस दुर्लभ पृथ्वी तत्व की बात करें तो आप देख सकते हो इसका सबसे बड़ा जो भंडार है चाइना के पास है। और इस लास्ट 20 इयर्स में, पिछले जो 20 साल हैं, पिछले 20 साल में चाइना की अगर जो ग्रोथ हुई है, चाइना की जो रैपिड ग्रोथ हुई है, वैसे तो पहले भी चाइना काफी ग्रो कर चुका था, लेकिन पिछले 20 सालों में जो चाइना की इतनी ग्रोथ हुई है कि आज यूएस को भी वह टक्कर दे रहा है, तो उसके पीछे इसके पास कुछ तत्वों का जो संसाधन मौजूद है वह जिम्मेदार है। एक तरफ तो यह दुर्लभ पृथ्वी तत्व और दूसरी तरफ सिलिकॉन। एक तरफ दुर्लभ पृथ्वी तत्व और दूसरी तरफ सिलिकॉन, और उसी पे बेस्ड पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। और उस इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के मदद से चाइना ने पूरे विश्व में अपना नाम किया है, अपनी जो इकोनॉमी है उसको दूसरे नंबर पे अगर लेकर आया है। और आप देखोगे पर कैपिटा इनकम पे लेकर जाओगे तो वो यूएस से भी आगे है, यूएस से कई गुना आगे है। तो उस मामले में देखोगे तो चाइना और बेहतर ढंग से काम कर रहा है। तो उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि चाइना के पास 2 उद्योगों का बहुत बड़ा बैकअप था। एक तो दुर्लभ पृथ्वी तत्व और दूसरा सिलिकॉन।
और दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। आज की जो उद्योग हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में इनका इस्तेमाल होता है और इसके कारण चाइना का काफी ग्रोथ हुआ। पूरे वर्ल्ड में एक सबसे ज्यादा जो स्टॉक है वो किसके पास है? चाइना के पास। दूसरे नंबर पे आपको यहां पे देखने को मिलेगा ब्राजील और इस साइड में वियतनाम। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहां पे है। भारत के पास भी है, भारत के पास, ऐसा नहीं कि भारत के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्व नहीं है। ऐसा माना जाता है कि विश्व का जो 5वां सबसे बड़ा जो रिजर्व है, सबसे बड़ा जो भंडार है, वह भारत के पास है। भारत के पास 5वां सबसे बड़ा भंडार है। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हमारे पास है, अब ये तो हो गई भंडार की बात। प्रोडक्शन की बात करते हैं। भंडार तो सभी देश, कुछ देशों के पास है। ब्राजील के पास भी बहुत ज्यादा भंडार है। ब्राजील के पास इंडिया से कई गुना ज्यादा भंडार है। लेकिन दूसरी बात आती है कि इस भंडार के होने के बाद इनको निकालकर बेच कौन रहा है, इनको मार्केट में लेकर कौन आ रहा है। तो एक लंबे समय तक चाइना ने लगभग 90%, लाइक 2018-19 तक आप देखते हो तो चाइना ने लगभग 90% मार्केट में सप्लाई सिर्फ चाइना से आया है। जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व का पूरे विश्व में 90% जो स्टॉक है वह चाइना से आ रहा था। बाद में यूएस, कनाडा और बाकी ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। ब्राजील और बाकी देशों ने स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया इस पे काम करना। तब जाकर अब कुछ चेंज हुआ है। तब भी आज के डेट में भी लगभग 60 से 70% जो सप्लाई है वह चाइना के पास से जाता है। आज के डेट में भी आप समझ सकते हो कि इस पूरे इस दुर्लभ पृथ्वी तत्व का जो डोमिनेट करता है मार्केट, वह चाइना कर रहा है। तो ये चाइना के जो आगे बढ़ने की एक स्टोरी है, उसमें इस दुर्लभ पृथ्वी तत्व का वहां पे मौजूद होना, यह एक कहानी है। दूसरी यह भी है कि चाइना ने अपनी प्रौद्योगिकियों को इतना विकसित किया कि वह इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निकालकर बेचने में भी सक्षम हुआ है। ऐसा नहीं कि चाइना में एक साथ भंडार मौजूद है। चाइना में ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में अलग अलग ये बिखरा हुआ है, हर जगह पे ये वैसे ही बिखरा या अशुद्धियों के रूप में मौजूद होता है। एक तरह एक इस पूरे ओर या अयस्क के रूप में नहीं मिलता, यह अशुद्धियों के रूप में मौजूद है। लेकिन चाइना ने प्रौद्योगिकियों का विकास करके, संसाधनों का सही उपयोग करके, इसका जो एक्सट्रैक्शन है, इसको निकालने की प्रक्रिया है, उसमें महारत हासिल की है और इससे वह मार्केट को डोमिनेट करता है। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में भी हमारे पास स्टॉक है। इंडिया में भी हमारे पास स्टॉक है। इधर आप देखो, रशिया के पास भी स्टॉक है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी है लेकिन कम है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी है लेकिन कम है। अभी भी देखोगे तो चाइना जो है वह डोमिनेट करता है प्रोडक्शन को। यह प्रोडक्शन का आंकड़ा है, ठीक है, यह प्रोडक्शन का आंकड़ा है। आप बोलोगे 2018 का क्यों है? बाद वाले फिगर्स रिलीज नहीं हुए हैं, ठीक है। एक इंडियन इंटरनेशनल स्टैटिस्टिका.com करके एक वेबसाइट है जो सभी कंट्रीज के प्रोडक्शन के डेटा को रिलीज करती है। पीआईबी वगैरह में तो इसका आता भी नहीं है, बट इंटरनेशनल स्टैटिस्टिका.com करके एक वेबसाइट है, तो वो समय समय पर अलग अलग कंट्रीज के प्रोडक्शन का डेटा रिलीज करती है। तो उसके अनुसार अभी जो डेटा है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। वैसे भी ये डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना है प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कि 60 से 70% जो प्रोडक्शन है वह आता है कहां से? चाइना से। उसके बाद बाकी कंट्रीज है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और बाकी सभी चीजें हैं। इंडिया में प्रोडक्शन आप देख सकते हो बहुत ही कम है, 1800 टन मात्र। जहां हमारी जरूरत, आप देख सकते हो चाइना के बाद इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस में आता है। इंटरनेट यूजर के मामले में देखो तो इंडिया जो है वह चाइना के पास जस्ट पहुंचने ही वाला है। इंडिया की लगभग जो इंटरनेट यूजर्स है वो 90 करोड़ के आसपास में हो चुके हैं। जो मोबाइल यूजर्स हैं वो 90 करोड़ के आसपास में हो चुके हैं। चाइना में लगभग 105 करोड़ है। तो हम कुछ दिनों में पॉपुलेशन तो बढ़ा ही लेंगे, ठीक है। इतने पॉपुलेशन तो कुछ दिनों में, 4-5 सालों की बात है, ठीक है। आप बचपन से ये पढ़ते आए होंगे ना कि कुछ दिनों में इंडिया चाइना से आगे पहुंच जाएगा, चाइना से आगे पहुंच जाएगा। वो पहुंच गया, ठीक है, हम आगे पहुंच गए। अब रही बात इंटरनेट यूजर्स की, तो जब 90 करोड़ तक इंटरनेट यूजर्स पहुंच गए, आजकल वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को देख ही रहे हो, 2 साल के होते होते तभी वो खाना खाते हैं जब उनके हाथ में मोबाइल हो। अगर हाथ में मोबाइल नहीं तो खाना नहीं खाते, ठीक है। तो वैसे ही आने वाले समय में ये होगा कि हमारे पास जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब यह डिमांड बढ़ रही है, मतलब इसका ये मतलब है कि हमारे पास 2 चीजों की डिमांड
अभी आने वाले समय में लगातार निरंतर रूप से बनी रहेगी। एक सिलिकॉन इंडस्ट्री, एक लिथियम इंडस्ट्री, और दूसरा तीसरा यह दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की। लिथियम क्यों आपको मालूम है? बैटरी के लिए। जो भी हमारी मोबाइल फोन्स में बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, और लिथियम और इन सभी का जो डिमांड है वो लगातार बना रहेगा। और इसीलिए ये तीन इंडस्ट्री पे अगर आने वाले 2-4 सालों में इंडिया ने काम नहीं किया तो हम और पिछड़ते चले जाएंगे। जैसे अभी इंडिया ने लास्ट ईयर ये अनाउंस किया है कि हम 6G वाला जो मार्केट है, 5G तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन 6G मार्केट के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। और 6G जब पूरे वर्ल्ड में लॉन्च होगा तो हम उसके एक मेजर सप्लायर के रूप में उभरेंगे कि हम भी 6G जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि 6G की जो भी सामग्रियां होंगी उनको हम भी प्रदान करेंगे। तो उसको अगर करना है तो 2-3 साल का ये गैप है। ये जो 2-3 साल का गैप है, 2030 तक 6G जो है वह भी रहेगा, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए। तो उस समय तक अगर इंडिया को पहुंचना है तो इन दुर्लभ पृथ्वी तत्व सिलिकॉन और लिथियम, इस पर कमांड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक है, एक और चीज, अगर हम इनकी, ये तो वर्ल्ड का स्टेटस है कि वर्ल्ड में कहां पे है, इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में कहां पे है। इंडिया में जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है वो आपको देखने को मिलेगा कि इसी बेल्ट में है। ये वही बेल्ट है जहां पे भारत के ज्यादातर जो खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। भारत के ज्यादातर खनिज पदार्थ यहीं पे पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत आप कर्नाटका को यहां से खींच लो तो आयरन भी पूरा कवर हो जाएगा, गोल्ड भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही क्षेत्र है जिसमें भारत के लगभग सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और इसी क्षेत्र में हमारे दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी हैं। अब देखो, यहीं पे इंडिया को चाइना से सीखने की जरूरत है। ये जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है वह अशुद्धियों के रूप में मौजूद होंगे, अशुद्धियों के रूप में मौजूद होंगे। तो जहां कोयले के खदान है वहां पे भी ये मिलेंगे, जहां पे आयरन के जो खान है उन खान में भी यही मिलेगा, उन खानों में भी यही मिलेगा। तो हमें यहीं पे उसको ध्यान देना है कि जब हम आयरन माइनिंग हो रही है, लोहे की जो खनन हो रही है, उसी समय में लोहे की खनन प्रक्रिया के दौरान हमें यह भी देखना है कि अशुद्धियों के रूप में जो और तत्व आ रहे हैं उन तत्वों को हम कैसे सही से उपयोग करें। इसके लिए हम अलग से अगर एक्सट्रैक्शन करने जाएंगे तो हमारे लिए भी महंगा है, लेकिन एक्सट्रैक्शन तो चल ही रहा है ना। ऐसा नहीं कि भारत में जो अलग अलग जो तत्व हैं उनकी या अलग अलग अयस्कों की खनन नहीं होती। बस हमें उसी समय ध्यान देना है कि साथ में हम इनको भी इंटीग्रेट करके चले, इनको भी उसी के साथ मिलाकर एकीकृत करके चले। एक एकीकृत पॉलिसी होगी खनन की, तभी जाकर यह चीजें संभल सकती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस पर ध्यान दें कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निकालना है, 100 ग्राम मिलेगा हर जगह से, और जब 100 ग्राम मिलेगा तो फिर क्या फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं। तो 100 ग्राम के लिए हम खनन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम हजारों केजी का खनन कर रहे हैं उसमें से 100 ग्राम को बचा कर रखते चले जाएं तो हमारे पास फायदा होगा। 100 ग्राम में एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूं, ठीक है। वापस आप समझोगे कि टन्स में निकलेगा तो कुछ 100, 100, 200 क्विंटल ये भी निकलेंगे इस हिसाब से। तो ये चीज यहां पे इंडिया में देख लो, यही बेल्ट है, और यही बेल्ट है जहां पे टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा कमी है। इंडिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है, इन भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये हिस्सा है टेक्नोलॉजी वाला, और ये हिस्सा है संसाधनों वाला। बीच में उत्तर प्रदेश आता है, बीच में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में आप विभाजित कर सकते हो। ये हिस्सा हो गया टेक्नोलॉजी वाला, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, और ये वाला हिस्सा जो हो गया वो पूर्वांचल का हो गया। तो इसलिए यूपी बीच में एक अलग देश है। यूपी को मैं अलग देश बोलता हूं, राज्य नहीं। यूपी को राज्य बोलना उसकी तौहीन होगी। यूपी एक अलग देश है, ठीक है। कुछ लोग बिहार को भी अलग देश मानते हैं, लेकिन फिर भी यूपी को आप अलग देश मान सकते हो, ठीक है। तो इस भाग में आप देखो, इंडिया की यही एक चैलेंज है, इंडिया की यही एक चैलेंज है, जो रिसोर्स है और जो संसाधन है वह इस हिस्से में है। और जितना भी हमारे पास पूंजी है और जो भी हमारे पास प्रौद्योगिकी है, उसका विकास इस क्षेत्र में हुआ है। तो हमारे दोनों क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। अब देखो, भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है, वहां पे बुनियादी ढांचे ही मौजूद नहीं है, तो वहां पे खनन क्या होगा?
और इसी क्षेत्र में हमारे जितने भी मोन्जाइट, जेनोटाइम, वेस्टेनाइट, ये सभी चीजें जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है कि हमारे जो संसाधन है वह उन क्षेत्रों में है जहां प्रौद्योगिकी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहां क्या है, नहीं जम्मू कश्मीर तो है, उसमें क्या मिलता है जम्मू कश्मीर में? लिथियम। यहां पे लिथियम के सबसे बड़े खदान इस क्षेत्र में है, लिथियम के। और यहां पे साथ में और क्या मौजूद है? एक कंटिन्यूअस चैलेंज, एक कंटिन्यूअस जो चैलेंज है, एक हमारे लिए एक संघर्ष की जो स्थिति है वह इस क्षेत्र में बनी रहती है, जहां पे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना ही मुश्किल हो जाता है कई बार। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चाइना हमसे जो आगे निकलता है, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि हमारे प्रौद्योगिकी, हमारे पूंजी उस क्षेत्र में नहीं है जहां पे संसाधन है। वहीं पे हमारे पास लेबर है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है, और वहीं के लेबर माइग्रेट होकर दूसरे जगहों पे जाके फिर काम करते हैं। तो ये हमारे यहां एक दिक्कत है। अब इसके कारण चैलेंज क्या क्या आता है, देखो अब इसमें चैलेंज क्या क्या आता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला, हमें अगर इस पूरे उद्योग को बढ़ावा देना है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे सामान की लगातार आपूर्ति चाहिए। जो हमें यह जो तत्व है, इन तत्वों की जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है, उन तत्वों की लगातार सप्लाई चाहिए, नहीं तो हमारी उद्योग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला तो यह है कि जो आपूर्ति है वह पूरी नहीं है। पहला चैलेंज है आपूर्ति पूरी नहीं है। ठीक है, हमारे पास रिसोर्स है, उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा, मान लेते हैं हमने बाहर से आयात करना स्टार्ट किया, बाहर से हमने आयात करना स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा आयात कहां से करेंगे? चाइना से। चलो मान लेते हैं चाइना को हमने छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और बाकी जगहों से आयात करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलो दूसरा नंबर पे बढ़ेगा या नहीं? आयात बिल जो है हमारा, क्या वह निरंतर बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ेगा? तो दूसरा हमारा चैलेंज है, जैसे हम तेल के लिए हमेशा पिछले इतने दिनों से तेल के लिए हम निर्भर किन पे रह गए? खाड़ी देशों पे या बाकी देशों पे हम निर्भर रह गए, और इसके कारण हमें जो आयात बिल है, हमारा जो डॉलर है वह लगातार खर्च होता रहा। और अब यह दूसरा मौका आया है कि दूसरे मौके में हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उद्योग में आगे बढ़ सके। बट यहां पे भी अगर हम डिपेंडेंट रह गए दूसरे देशों पे, अगर हमने खुद के अवसर बनाने शुरू नहीं किए, हम लोगों ने खुद के यहां से एक्सट्रैक्शन नहीं किया, इन जो खदानों से खनन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? हम एक लंबे समय तक इन पर निर्भर रहेंगे, आयात बिल बढ़ता रहेगा। एक और एग्जाम्पल अनिश्चितता का। कुछ दिनों पहले साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी आप जानते हो, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, दक्षिण चीन सागर और जो ईस्ट चाइना सी है, जो पूर्वी चीन सागर है, उसमें चाइना का विवाद चल रहा है। चाइना का विवाद, इसके पड़ोसी देशों में नेपाल को छोड़कर बाकी सभी देशों से विवाद है। चाइना को आप देख लो, बाकी इसके कोई भी देश ऐसे नहीं है जिससे इसके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ना हो। इसका जो विवाद है वो तो रशिया से भी है, भले ही वो अभी साइडलाइन है या उस पर अभी ज्यादा बहस नहीं होती, बट चाइना का एक विवाद रशिया के साथ भी है सीमा समझौते को लेकर। क्योंकि चाइना मानते हैं हम जो स्टार्टिंग में थे, जितना भी हमारा एरिया था सब हमारा ही हो। उस हिसाब से तो इंडिया श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बाकी सब पे भी कब्जा जमा सकता है पूरा जो। हाँ, फिर तो गोंडवाना लैंड भी बोल सकते हैं कि ये भी हमारा ही था। ठीक है, तो चाइना का जो, चाइना बोलता है कि जो हमारी 200-300 साल पहले जो हमारी टेरिटरी थी वो आज भी हमारी टेरिटरी है, उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है तो हम उस पर वापस अधिकार चाहते हैं, जिसमें वो सभी जगहों पे दावा करता है। तो अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, चाइना और जापान के बीच में ईस्ट चाइना सी, जो पूर्वी चीन सागर है, उसको लेकर विवाद हुआ। चाइना ने जापान की सप्लाई रोक दी, जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है उसकी सप्लाई रोक दी। ठीक है, विवाद करो, देंगे ही नहीं सप्लाई। जापान पूरी तरह से निर्भर है कि उसको बाहर से कच्चा सामान की सप्लाई होती रहेगी, तभी वह कुछ नए सामान बनाकर बेच सकता है। जापान के पास अपने संसाधनों की कमी है। तो अब सोचो कि अगर हम चाइना पर निर्भर रहें या फिर किसी भी देश पे, मान लो आज यूएस में हमारे पास जो बाइडेन है, ठीक है, कल को होकर दूसरे राष्ट्रपति भी हो सकते हैं।
यूएस की पॉलिसी हर 2 दिन 4 दिन पे चेंज होती रहती है, ठीक है। अभी तो मान लो जो बाइडेन है, वैसे भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। जो बाइडेन के आप अगर देखोगे कभी कुछ स्पीच वगैरह देखना, या जैसे अभी G7 समिट हुआ था, सभी लीडर्स एक दिशा में घूमे हुए थे, जो बाइडेन दूसरी दिशा में घूमकर देख रहे थे। तो वो एक अलग चैलेंज है, जो बाइडेन को अभी मालूम ही नहीं कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, ठीक है। तो खैर 2024 खत्म हो रहा है, 2024 के बाद वहां पे नए राष्ट्रपति बनेंगे। जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे, नया कानून, नए नियम, नए पॉलिसी। यूएस की पॉलिसी हर 4 साल पे चेंज होती है, ठीक है। तो जैसे ही यह चेंज होगी, फिर जो नए राष्ट्रपति आएंगे, डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी से हैं। जिस पार्टी से होंगे उसके अनुसार उनकी नीति होगी। तो हम यूएस पे तो कभी निर्भर रह ही नहीं सकते। यूएस पे अगर कोई देश अगर निर्भर है तो वह उसी देश की गलती है, ठीक है। एक क्षण के लिए आप फिर भी चीन पर विश्वास कर सकते हो, यूएस पे नहीं कर सकते, क्योंकि चीन की एक लंबी पॉलिसी है। चीन अगर आपके साथ दोस्ती में है तो लंबे समय तक दोस्ती में है, अगर दुश्मनी में है तो लंबे समय तक दुश्मनी में है। यूएस को पता ही नहीं वो कहां है, ठीक है। तो यूएस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो अगर हम आज के समय में देखें तो एक तो आयात बिल है, दूसरी हमारी समस्या है अनिश्चितता की, अनिश्चित आपूर्ति। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यह अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी। आयात बिल तो है ही, बट हम कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो यह भी एक चैलेंज है। और अगर ये नहीं होता है तो हमारी उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, इसको आगे बढ़ने में और चैलेंज लगेगा। हम अपनी सूचना के लिए या इससे संबंधित सभी उद्योगों के लिए, चाहे वो स्पेस हो, जो अंतरिक्ष के अलग अलग मिशन है, या फिर हमारा संचार प्रौद्योगिकी हो, हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा एक श्रृंखला बनाने का जो एक प्रोग्राम है कि हम पूरे इंडिया में सिर्फ ईवी चलाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाएंगे, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चलाएंगे, तो उन सभी के लिए इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास इनको लेकर प्लान की अभी भी कमी है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने इसको लेकर कोई पॉलिसी बना दी है कि अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन के लिए हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। तो दूसरा एक जो मिसिंग फैक्टर है वो ये है कि अभी तक भी इसको लेकर सीरियसनेस नहीं है कि हाँ हमें इसमें करना क्या है। अभी तक बस हम लोग इस, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की लास्ट पिछले साल या उससे पिछले साल, गवर्नमेंट ने बस एक लिस्ट जारी की, और उस लिस्ट में इंडिया ने अनाउंस किया कि देयर आर 30 क्रिटिकल मिनरल्स, 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी एक सूची जारी की। और गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस पे काम करेंगे, आने वाले समय में हम इस पे काम करेंगे। लेकिन उन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर क्या करेंगे ये अभी भी अनाउंस नहीं है, क्योंकि फिर इलेक्शंस आ गए, ठीक है। तो इलेक्शंस पे तो आते रहते हैं बीच बीच में। तो क्रिटिकल मिनरल्स का नाम अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और ये कई दिनों से प्रक्रिया चले। नीति आयोग ने आज से 2020-21 के आसपास में बोला कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर काम करना पड़ेगा। और पिछले 5 सालों में भी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। बस हमें एक रिसेंट इसमें इवेंट क्या मिलता है, एक क्रिटिकल मिनरल है लिथियम, वो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, क्रिटिकल एलिमेंट है, और उसके बारे में बस हमें यह मालूम चला कि हाँ इसका एक भंडार जो है वह पाया गया है, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके अलावा बाकी उसको लेकर और जानकारी कुछ आती ही नहीं। तो ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व है जिनका उपयोग काफी ज्यादा है, लेकिन भारत में इसकी सप्लाई कम है। इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। कल का कौन सा रह गया था, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया नहीं लिखा था, लिख लेते हैं। भौतिक क्रिया के बारे में लिखेंगे। यह एक ऐसी क्रिया है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें जिसमें पदार्थों की अवस्था में जिसमें पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थों की
अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक क्रिया में किसी नए पदार्थ का भौतिक क्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अगला लिखेंगे रासायनिक क्रिया। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें नए पदार्थों का जिसमें नए पदार्थों का नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में निर्मित इस प्रक्रिया में निर्मित पदार्थों को आसानी से मूल पदार्थों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मूल पदार्थों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर प्रकाश संश्लेषण। उदाहरण के तौर पर प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जंग लगना इत्यादि। श्वसन, जंग लगना, रस्टिंग इत्यादि। अगला हेडिंग देंगे दुर्लभ पृथ्वी तत्व। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, अगला हेडिंग देंगे दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 धात्विक पदार्थों का एक समूह है। इन तत्वों को दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि अयस्क को ओर बोलते हैं। जहां से एक्सट्रैक्ट करने लायक चीजें मिलती हैं उसको ओर कहते हैं, अयस्क। इन तत्वों को दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि अयस्क में यह अशुद्धियों के तौर पर मौजूद होते हैं एवं इनका खनन वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं होता। इन पदार्थों की इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मांग अधिक है। इन तत्वों की इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मांग अधिक है। इनमें
इनमें कुछ हद तक विद्युत एवं चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं। इनमें कुछ हद तक विद्युत एवं चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं जिनकी उद्योगों में जरूरत है। अच्छा, यहां पे चुंबकीय गुण का मतलब यह नहीं होता कि यह नेचुरली चुंबक है, प्राकृतिक रूप से यह चुंबक नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक गुण इनमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनका यूज किया जाता है। अब देखो, नेचुरल मैग्नेट जो है ना, उसके साथ समस्या क्या है, उसका अपना एक गुण है, उसको आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन विद्युत चुंबक में फायदा क्या है, उनका अपना गुण नहीं है, तो आप अपने अनुसार चीजों को बना सकते हो। विद्युत चुंबक को हम अपने अनुसार शक्तिशाली या जितना स्ट्रेंथ चाहिए, जितनी मजबूती चाहिए, उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों में मांग है। ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय गुण होते हैं। अगला इसमें लिखेंगे, विश्व में, अगला पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक दुर्लभ पृथ्वी तत्व के भंडार चीन में पाए जाते हैं। चीन में पाए जाते हैं। भारत में भारत में विश्व का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का पांचवा सबसे बड़ा भंडार है। पांचवा सबसे बड़ा भंडार है। पांचवा सबसे बड़ा भंडार है। इसमें कुछ एक हेडिंग दे देंगे, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की चुनौतियां। हाँ, आगे मीन्स इसी टॉपिक का आगे एक सब हेडिंग दे देंगे, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की चुनौतियां। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये हम भारत के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो भारत के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, मौजूदा प्रौद्योगिकी मौजूदा प्रौद्योगिकी मौजूदा प्रौद्योगिकी से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का मौजूदा प्रौद्योगिकी से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं होता नहीं है। वाणिज्यिक रूप से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पूरे विश्व में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता चीन है। सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता चीन है। भारत और चीन की संबंधों को भारत और चीन के संबंधों को मद्देनजर रखते हुए भारत और चीन के संबंधों को मद्देनजर रखते हुए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला मद्देनजर रखते हुए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।
श्रृंखला को सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, भारत में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार इन तत्वों पर आधारित है, इन तत्वों पर आधारित है। अगला पॉइंट, चूंकि भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का चूंकि भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन क्योंकि भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन कम है, जिससे भारत को इन तत्वों को बाहर से आयात करना पड़ता है, बाहर से आयात करना पड़ता है। इससे भारत की आयात बिल बढ़ती है। तो ये हमारे चुनौतियां हैं दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को लेकर। आपका काम ये रहेगा कि मान लेते हैं कि करंट अफेयर्स में अगर गवर्नमेंट ने समय समय पर अगर इसके लिए कुछ अनाउंस किया तो उसको आप अपडेट कर लेंगे। एक बार मैं इन मेटल्स का नाम भी आपको दिखा देता हूं, याद करना तो जरूरी नहीं है बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इनका नाम है इट्रियम, सीरियम, लैंथेनम, अर्बियम, टर्बियम, बाकी सब आप पढ़ लो, ठीक है। तो ये सभी वह मेटल्स हैं, यह वह मेटल्स हैं जो उसको दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो इन मिनरल्स को अगर आप देखोगे, इन्हीं मिनरल्स की कमी है। अब इसमें देखो जैसे सीरियम है, सीरियम जो है वह कम नहीं है, सीरियम काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी दिक्कत यह है कि एक्सट्रैक्शन मुश्किल है, इनका जो खनन है वह काफी लाभकारी नहीं होता या उससे फायदा नहीं होता। तो यह इसको लेकर एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये हमारे एक तत्व हो गए दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ये लैंथेनॉइड होते हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी में आते हैं। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लैंथेनॉइड सीरीज में आते हैं, लैंथेनॉइड श्रृंखला में आते हैं। ये 15 इसी में के हैं, 2 अलग हैं, ठीक है। तो ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स या दुर्लभ पृथ्वी तत्व हो गए। हमें एक और पदार्थ के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है ग्राफीन। ग्राफीन अब आप सभी ने एक चीज पढ़ा होगा कि कार्बन के दो मुख अपरूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये जो हीरा और ग्रेफाइट है, इनके बारे में आपने देखा होगा कि हीरा को सबसे कठोरतम तत्व, सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है, सबसे कठोर होता है। वहीं पे अगर हम देखें ग्रेफाइट जो है यह एक अधातु से बना हुआ है, एक नॉन मेटल से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता जो है वह मौजूद होती है। ग्रेफाइट में ऐसा क्यों होता है? ग्रेफाइट में ऐसा क्यों होता है? इसमें इसका कारण यह है कि जो लेयर बनेंगे, मान लेते हैं कि कोई भी हमारा कार्बन जो है वह सिर्फ 3 तत्वों से जुड़ा होता है, उसका एक जो इलेक्ट्रॉन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, और वह खाली इलेक्ट्रॉन एक तरीके से साझा किया जाता है नीचे की लेयर के साथ। तो ग्रेफाइट अलग अलग लेयर से बना हुआ है। जैसे मान लो कि सपोज करो ये बॉटल है, इस बॉटल में छोटे छोटे लेयर्स हो और उन लेयर्स को एक के ऊपर रखा गया हो, और उन लेयर्स के जो एटम हैं, उन लेयर्स के जो परमाणु हैं, उन परतों के जो परमाणु हैं, उनके बीच में एक तरीके से इलेक्ट्रॉन साझा तो रहता है,
लेकिन ऐसा शेयरिंग पूरी तरीके से जैसा कि सहसंयोजी बॉन्ड में होता है वैसा नहीं हुआ है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं खाली है, और एक इलेक्ट्रॉन के खाली होने के कारण जब भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन खाली होता है तब विद्युत चालकता बढ़ जाती है, यानी कि विद्युत उससे होकर पास कर सकता है, वह एक सुचालक के रूप में कार्य करेगा। तो हमारा ग्रेफाइट जो है वह एक बिजली का या इवन हीट का सुचालक होता है। अब मैंने आपको एक चीज बोला था कि हम लोगों ने कल जितने भी तत्वों की बात की थी उन तत्वों में मैंने आपको एक चीज बोला था, कई बार रिपीट करके बोला था कि इनके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते। कई बार मैंने इस चीज को रिपीट किया था कि अगर कोई तत्व है तो चाहे वो एक छोटा सा एटम हो या हजारों केजी एटम हो, उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मैंने बोला था कि भौतिक गुणों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो भौतिक गुण है वह उसके साइज पर निर्भर करते हैं। भौतिक गुण जो है वह पार्टिकल के साइज पर निर्भर करते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं उसके जो आकृति है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। और इसी पे आपका एक पूरा सेगमेंट है जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, नैनो पार्टिकल्स का या नैनो जो टेक्नोलॉजी है उसको आप देखोगे, ठीक है। अब उसमें वैसे भी आपको ग्राफीन को पढ़ना है, ग्राफीन को आप और डिटेल में पढ़ोगे, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफीन आपको वहां पे भी पढ़ना है। तो ग्राफीन को मैं बस आपको उसका चेहरा दिखा देता हूं, मुंह दिखाई। तो ग्रेफाइट को कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो आपको एक परत दिख रही है, इसमें आप देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक ये कार्बन का एटम है, ठीक है। ये कार्बन का एटम जहां पे मैंने एक बिंदु डाला, यह एक कार्बन का एटम है। आप देखोगे यह 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यह 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी इसका एक जो है इलेक्ट्रॉन वह खाली होगा। तो ग्रेफाइट और ग्राफीन में बस इतना अंतर है कि ग्रेफाइट हमने देखा कि अलग अलग परतों से मिलकर बना हुआ है। मींस अगर हम यहां पे एक एग्जांपल के रूप में ले तो इस तरीके से अगर हमने परत डाल दी तो ये सभी परत जो है, ये सभी परत एक साथ मिलकर हमारे पास मौजूद है। ये है हमारा ग्रेफाइट, और इसी ग्रेफाइट में से अगर हमने एक परत को निकाल लिया, इसी ग्रेफाइट में से अगर हमने एक परत को निकाल लिया तो यह जो एक परत है वही हमारी क्या है, ग्राफीन। तो एक एक परत जो है वह एक एटम के बराबर है। यह परत पहले इसमें था, इसी परत को हमने बाहर निकाल लिया तो वह बन गया हमारा क्या, ग्राफीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही हमारा ग्राफीन कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं यह ग्राफीन है। अब इस ग्राफीन की अगर हम गुणों के बारे में बात करें, अब इसका साइज आप समझो किस साइज का होगा, एक एटम के बराबर। एक एटम की उसकी थिकनेस होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी वह एक एटम के बराबर होगी। मीन्स उसको देख पाना भी बहुत ही मुश्किल है। आप अगर एक्चुअल लाइफ में ग्राफीन देखोगे तो ग्राफीन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये जो आपको एक पारदर्शी जो एक परत दिखाई दे रही है वह एक ग्राफीन की परत है। ये जो पारदर्शी परत आपको दिख रही है वो आपको ग्राफीन की एक परत है, जिसको आप नहीं देख पाओगे ऑफकोर्स, क्योंकि वो पारदर्शी है। ज्यादातर वो पारदर्शी है तो उसको देखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो बट आप ये समझ सकते हो कि इसके बीच में, ये जो व्हाइट परत के बीच में, जो आपको पीछे भी आपको ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, यहां पे एक व्हाइट में इसको इनक्लोज किया गया है। इसके अंदर जो एक परत लगी हुई है वही परत है आपकी ग्राफीन। तो ग्राफीन को अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो कुछ इस तरीके से, आपको मैं एक दो और इसका दिखा सकता हूं। ऐसे इसकी शीट बनाई जा सकती है, इसकी परत बनाई जा सकती है, और इस परतों का फिर अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ग्राफीन का एक्चुअल लाइफ में जो फोटो जो आपको देखने को मिलेगा वह कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में आप लेकर जाओ, सबसे एक सिंगल लेयर को लेकर जाओ तो कुछ इस तरीके का, जो आपको सिर्फ इसके आसपास की चीजें दिखेंगी। जो ग्राफीन है वह ओरिजिनल नहीं दिखेगा, लेकिन इसको मिक्स करके इसकी अलग अलग परत बनाई जा सकती है, जो आपको मैंने दूसरे इमेज में यहां पर दिखाया था, ठीक है। तो ये ग्राफीन की परत है, ये ग्राफीन की एक शीट है। अब इस ग्राफीन के गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसे ही पार्टिकल, जैसे ही कोई कण नैनो साइज पे पहुंच जाता है, नैनो साइज पे पहुंचने के बाद अब उसकी जो भौतिक गुण है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है।
उसके भौतिक गुणों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि अब उसका साइज काफी छोटा हो चुका है। और जैसे ही साइज छोटा होगा वह लाइट से अलग रूप से इंटरेक्ट करेगा। क्योंकि अब सोचो एक एटम थिकनेस का है, हमारे इस पूरे वायुमंडल में, आपने देखा होगा जब हमने प्रकाश पढ़ा था कि कण जो है वह प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं, स्कैटर करते हैं, यह हमने देखा था। और वह डिपेंड किस चीज पे करता है? पार्टिकल के साइज पे। अब यह सोचो कि यह नैनो स्केल पे चला गया है, अब इसके कणों में अनेकों गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके कणों में अनेकों गुण देखने को मिलते हैं इसके साइज के बदौलत। अब उस गुणों में, क्योंकि ग्राफ जो हमारा ओरिजिनल था ग्रेफाइट, उसको भी हमने देखा था कि यह एक तरह से हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जो हमारा ओरिजिनल ग्रेफाइट था, यह भी तो हमारा विद्युत का सुचालक था। जो ओरिजिनल ग्रेफाइट है वह भी हमारा विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से जब हमने एक परत निकाली है ग्राफीन की, तो क्या यह विद्युत का सुचालक होगा या नहीं? और यह सिर्फ सुचालक नहीं है, यह पूरे विश्व में सभी धातु जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कई गुना बेहतर सुचालक माना जाता है। जैसे ही वह एटम लेवल पे पहुंच गया, एक एटम के लेवल पे पहुंच गया, यह उन सभी धातुओं, जिसमें कॉपर भी शामिल है, जिसमें एल्युमिनियम भी शामिल है, तांबा, एल्युमिनियम, इन सभी से कई गुना बेहतर, एक अधातु होते हुए भी कई गुना बेहतर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्षमता रखता है। विद्युत का जो चालन है वह उससे हो सकता है, क्योंकि अब बस एटम के लेवल पे है। उसका इलेक्ट्रॉन जितना फ्री होगा उतना तो एक एल्युमिनियम वायर का भी नहीं होगा। हाँ, एल्युमिनियम को भी आप नैनो लेवल पे लेकर जाओ, एल्युमिनियम भी वैसे करेगा। गोल्ड को भी नैनो लेवल पे लेके जाया जा सकता है, गोल्ड को भी अभी रिसेंटली नैनो लेवल पर लेकर जाया गया है, लेकिन ग्रेफाइट को पहले लेकर गया गया। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ ग्राफीन की प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल के नैनो साइज की। यानी कि किसी भी कण को अगर हम बहुत ही छोटे साइज पे ले जाएं तो उसके गुणों में बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। तो अगर हमारे पास एक वायर है, मान लेते हैं हमारे पास एल्युमिनियम का एक मोटा वायर है, तो उससे जितना आसानी से विद्युत पास करेगा, अगर हम सिर्फ एटम थिकनेस वाला ले ले, एक एटम के चौड़ाई का ले ले, तो उससे बहुत ही तेजी से विद्युत पास करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हर पदार्थ का बना पाना मुश्किल है। आज से लगभग 15 से 20 साल पहले 2004-2006 के आसपास में ग्रेफाइट से ग्राफीन को बनाया गया, और उसके बाद 2002-3 से यह सब स्टार्ट हो गया था, पर 2005-6 से यह कॉमन हो गया। उसके बाद कई प्रयास किए गए अलग अलग धातुओं से यह नैनो शीट बनाने की, बहुत कम में सफलता मिली है। लास्ट ईयर जाकर गोल्ड का एक शीट बनाने में सफलता मिली है। बहुत कम पदार्थ हैं जिनके ऐसे शीट्स, ऐसे परत बनाई जा सकती है। ये चैलेंज है। हाँ, नैनो पार्टिकल्स ग्राफीन बन जाते हैं। हम्म, हम्म। मैंने आपको दिखाया ना कि इसको आप देखना भी मुश्किल है। देखो, अब इसका मतलब आप एक चीज समझो कि इसका हम इस्तेमाल कहां करेंगे उस पर डिपेंड करता है। बैठ जाइए। देखो, अब इसका मैं एक दो चीजें समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है कि हम इसका इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में यूज करने का मतलब यह नहीं कि हम इससे वायर बनाएंगे, इससे हम वायर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसका वायर बनाया तो फिर इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब हमें स्क्रीन बनाना है, जब हमें बहुत ही पतले स्क्रीन्स बनाना है, उन जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं जाएगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम मात्रा में जाएगी, लेकिन हमें यहीं पे तो इस्तेमाल करना है। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में, वहां तो वायर से होकर पास कर रही है। जहां पे हमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, जैसे आप देखो पहले के कंप्यूटर्स में
बड़े बड़े स्क्रीन, बहुत मोटे मोटे स्क्रीन आते थे, विद्युत का ज्यादा इस्तेमाल करके हम कम कलर्स का यूज कर पाते थे। लेकिन आज हम सेमीकंडक्टर से पतली शीट्स बनाते हैं, उसमें कम विद्युत का इस्तेमाल करके ज्यादा कलर्स होते हैं। ग्राफीन की यही बात है कि हम उससे भी पतली शीट्स बनाएंगे, और उन पतली शीट्स में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा विद्युत, बहुत कम मात्रा में विद्युत प्रवाह होगा, और क्योंकि यहां पे रेसिस्टेंस नहीं है, यहां पे प्रतिरोध नहीं है, तो यहां से वही इलेक्ट्रिसिटी कम मात्रा में वही रिजल्ट पैदा करेगी जो हमें पहले मोटे मोटे स्क्रीन से मिला करता था। तो ग्राफीन का कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा कि हमने जो तार टांग रखे हैं उन तारों की जगह ग्राफीन का तार लगाएंगे, वह फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि ग्राफीन हमें किस लेवल पे यूज करना है, एक उस पार्टिकल के लेवल पे। तो इसका इस्तेमाल कभी भी इन चीजों में नहीं होगा कि हमें बड़े बड़े जो या मोटे मोटे जो पाइप्स या बाकी चीजें बनानी है वहां पे नहीं। इनका इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाएगा जहां पे हमें उस प्रकार के पदार्थ बनाने हैं। जैसे अगर हमें नैनो रोबोट बनाना है, अगर हमें नैनो रोबोट बनाना है जो शरीर के अंदर प्रवेश कर सके और शरीर के अंदर के इमेज को बता सके, तो उसमें आप अल्युमिनियम और बाकी चीजों का इस्तेमाल करोगे, वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा ग्राफीन का। ग्राफीन हमारा या इससे संबंधित जो भी पदार्थ आएंगे उनका कभी भी इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए नहीं होगा, बल्कि इन छोटे उपकरणों को लेकर और इन छोटी चीजों को लेकर किया जाएगा। तो यह भी आपको समझना पड़ेगा कि ग्राफीन्स कहां पे इस्तेमाल होने। आप देखो वो शीट जो आपने देखा, जो आपको दिख भी नहीं सकता, उस शीट से हम कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये चीज होती है कि उसका हम इस्तेमाल नॉर्मल चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब वियरेबल डिवाइस होगी, कि मान लो आपके हाथ में ही एक डिवाइस लगा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम आपको स्नैपचैट चेक करने के लिए मोबाइल नहीं यूज करना पड़े, तो वो स्क्रीन्स कहां लगेंगे, वो इम्प्लांट होंगे, वो इम्प्लांट होंगी स्किन्स पे। ठीक है, मेन इसका इस्तेमाल होगा एनवायरमेंट के सेंसिटिविटी के लिए। मींस पर्यावरण में अगर हमें कुछ प्रदूषण को जांच करना है, प्रदूषण को जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। शरीर के अंदर में माइक्रो रोबोट्स या नैनो रोबोट्स को भेजा जाए जिससे कि हम किसी बीमारी का मालूम कर सके, उसमें ग्राफीन का इस्तेमाल किया जाएगा। जो टच स्क्रीन है उसमें ग्राफीन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बड़े इक्विपमेंट्स में नहीं। तो ग्राफीन की सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो विद्युत चालकता है या जो थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी कि ऊष्मा चालकता है, वह काफी अधिक होती है। जितने भी हमारे धातु जिनको हम देखते हैं या यूज करते हैं उनसे कई गुना अधिक होती है। अब दूसरी बात आती है स्ट्रेंथ की, मजबूती की। तो अब यहां पे एक चीज अंतर समझना, यहां पे बोला जाता है कि ग्राफीन स्टील से, जो स्टील हम इस्तेमाल करते हैं उससे 200 गुना तक ज्यादा शक्तिशाली होता है, उससे 200 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि ये जो ग्राफीन शीट देखा उसमें आप कोई भारी सामान रख दो तो वह उसको बर्दाश्त कर लेगा। यहां पे 200 टाइम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर आप स्टील की वैसी ही परत बनाते, स्टील का अगर आप वैसा ही परत बनाते तो उसके मुकाबले यह 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता। तो इसके बारे में बोला जाता है कि ग्राफीन स्टील के मुकाबले 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसका उपयोग समझो, उपयोग कहां होगा। मान लो हमें एक फ्लेक्सिबल या एक मजबूत एक स्क्रीन बनाना है, मोबाइल्स के लिए, रोबोट्स के लिए, या ऐसे किसी भी चीज के लिए। तो स्टील भी हमारा कंडक्टर हो सकता है, उसमें भी हम कंडक्टिविटी ला सकते हैं। लेकिन स्टील के मुकाबले कौन ज्यादा मजबूत होगा, ग्राफीन होगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि कल को होकर जितने भी हमें भारी भरकम या मजबूत चीजें बनानी है उसमें हम सिर्फ ग्राफीन का इस्तेमाल कर ले। तो उस स्तर पर जाकर हम बात करते हैं कि उस स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, ग्राफीन के बारे में साथ साथ यह भी बोला गया है कि आने वाले समय में, अभी नहीं, आने वाले समय में जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं उसमें भी एक परत जो है वह ग्राफीन की होगी। जो प्रोटेक्टिव गियर्स बनाए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में खेलने में जो हेलमेट बनाए जाते हैं या बाकी इस प्रकार के जितने भी सुरक्षा के लिए हेलमेट्स और बाकी चीजें बनाई जाती है, उन सभी में ग्राफीन का एक परत इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह उसको अधिक मजबूती देगा बाकी सभी के मुकाबले। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लगा के छोड़ देंगे, उसमें मल्टीपल शीट्स लगाई जाएंगी और बाकी चीजों के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं तो ऐसे तो ग्राफीन जो है वो तो पूरी ट्रांसपेरेंट है, तो फिर सिर भी पूरा दिखाई देता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा हेलमेट है या नहीं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर ग्राफीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राफीन की शक्ति होने के कारण इसको प्रोटेक्टिव गियर्स में, यानी कि सुरक्षा उपकरणों में,
सुरक्षा के जितने भी गियर्स बनेंगे उसमें, एरोप्लेन्स में, जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें भी जितने भी उपकरण बनाने होंगे उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी चीजों में। एक और बात होती है ग्राफीन की, यह स्टील से 200 गुना शक्तिशाली है, बट उसके वजन का 1/6 हिस्सा है, यानी कि उससे हल्का भी है। तो आप सोचो कि जो हमारे इक्विपमेंट्स है, जैसे मान लो अभी आपका अगर मोबाइल 100 ग्राम का आता है, तो उसमें अगर ग्राफीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाने लगे तो उसका वजन कुछ और कमेगा, कुछ और कम जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। इस तरीके के बाकी जो स्क्रीन्स होंगे या बाकी जो उपकरण होंगे उनका वजन भी कम होगा, मजबूती अधिक होगी। तो एक तरफ से सुचालक है, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी, दूसरी तरफ से इसमें मजबूती भी है। और एक खास बात, जब हम ग्राफीन की बात करते हैं तो ग्राफीन 98% पारदर्शी है, शीशे से भी ज्यादा पारदर्शी है ग्राफीन, शीशे से भी ज्यादा पारदर्शी है ग्राफीन। तो 98% ऊर्जा जो है, लाइट जो है, वह इससे होकर पास कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप यहां पर एक चीज इसमें समझना कि एक तरफ 98% पारदर्शी है, दूसरी तरफ बहुत छोटे से छोटे गैस इससे होकर पास नहीं कर सकते। ऊर्जा के लिए, लाइट के लिए पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से पारदर्शी है 2% को छोड़कर, लेकिन इतना सघन माध्यम है कि इससे होकर गैस लीक नहीं होगी, गैस इससे होकर लीक नहीं होगी। तो इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा सकता है? वैक्यूम बनाने के लिए। वैक्यूम चेंबर का अगर हमें निर्माण करना है तो हम ऑफ कोर्स बाकी सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंदर के लेयर में अगर हम ग्राफीन का इस्तेमाल करें तो क्या गैसेस को कंटेन किया जा सकता है, गैसेस को रोक कर रखा जा सकता है? तो ऐसा नहीं कि हम पूरा स्ट्रक्चर ही ग्राफीन का बनाएंगे, लेकिन एक परत ग्राफीन की भी होगी, ठीक है। तो ग्राफीन एक तरफ से गैसों के जो लीक है उसको रोक सकता है या निर्वात बनाने में, वैक्यूम बनाने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ यह पारदर्शी भी है, ठीक है, दूसरी तरफ यह पारदर्शी भी है, तो पारदर्शिता का भी इसका अपना इस्तेमाल है, ठीक है। काफी एक तरीके से संवेदनशील माना जाता है, यह जो ग्राफीन है काफी संवेदनशील माना जाता है, बहुत ही छोटे साइज का है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आने वाले समय में कई चीजों में किया जाएगा, खासकर स्वास्थ्य में, पर्यावरण में और इससे संबंधित सभी चीजों में इसका इस्तेमाल आने वाले समय में किया जाएगा। अभी ज्यादातर ग्राफीन का इस्तेमाल जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनके लिए किया जा रहा है, और वो भी हमारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में अभी थोड़ा कम, आने वाले समय में ज्यादा, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लो स्मार्ट वॉचेज ही हैं, बाकी चीजें हैं, तो उसमें अभी ज्यादातर एलईडी आ रहे हैं। एलईडी जो है वह सेमीकंडक्टर पर आधारित होता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जो अर्धचालक है, उस पर निर्भर करता है। सॉरी, ब्लड ग्रुप, हाँ, ये देखना पड़ेगा कि उसमें करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। हर एक उपकरण में किस में कर रहे हैं ये तो अभी नहीं बता सकते ना कि कहां किया जा रहा है। अभी ज्यादातर जो इस्तेमाल है वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हाई एंड वाले, जो ज्यादातर क्षमता वाले या ज्यादातर महंगे वाले हैं, उसमें किया जा रहा है। क्योंकि ग्राफीन को बनाना पॉसिबल है, महंगा है। आज के समय में भी ग्राफीन को बनाना पॉसिबल है, लेकिन महंगा है। तो ऐसा नहीं कि आप चांदनी चौक पे जाओगे वहां पे आपको ग्राफीन मिलेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा अभी भी मुश्किल है, ठीक है। तो ग्राफीन आने वाले 4 से 5 सालों में हमारे आपके हाथों में काफी आसानी से मौजूद होगा। और तब जो नेक्स्ट टेक जो आने वाला है, जो आप हो सकता है इस साल से या अगले साल से काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, वह होगा गोल्डीन। अभी तक हम लोग ग्राफीन पढ़ रहे थे, एक अगला मटेरियल आ रहा है गोल्डीन। गोल्डीन जो है वैसे ही गोल्ड की एक परत है, जैसे यह ग्रेफाइट की एक परत थी, आने वाला एक परत है जिसका नाम दिया जाएगा गोल्डीन। और इस गोल्डीन की प्रॉपर्टी, अब सोचो गोल्ड तो पहले से धातु है, गोल्ड तो पहले से धातु है, इसकी अपनी गुण है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो गोल्डीन के और कितने गुण हो सकते हैं। तो अभी रिसेंटली पिछले साल इसको बनाने का दावा किया गया है कि इसको बना लिया गया है। अगर टेक्नोलॉजी सफल रहती है तो गोल्डीन ग्राफीन से भी कई गुना आगे निकल सकता है, और फिर गोल्ड की डिमांड एक बार फिर से बढ़ जाएगी। गोल्ड की डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है, गोल्डीन के आने से इसका डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है गोल्डीन के लिए,
गोल्डीन बहुत ही पतली परत होगी, वैसे ही जैसे एटम थिकनेस की है वैसे ही होगी, ठीक है। अभी भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन्स बाकी चीजों में, गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मोबाइल फेंको तो आप सोचो उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड भी है। हाँ, मोबाइल फोन में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोबाइल फोन, स्क्रीन, इन सभी में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में। पहले क्या होता था, पहले जो कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज थी, अगर आप मोबाइल लौटाते, एक लंबे समय तक चलता था, जैसे मैं नोकिया, सैमसंग हुआ करते थे, कि आप मोबाइल लौटाओगे तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट मिलता था, कुछ कुछ गिफ्ट मिलता था। अब वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक ठीक है। लेकिन वो देना है। अब देखो फिर अभी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं, मे बी आने वाले कुछ समय में फिर से स्कीम्स स्टार्ट होंगे, जहां पे आप अपने मोबाइल फोन खत्म होने के बाद जब लौटाओगे तो आपको उसके बदले कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में होगा, 2-4 सालों के बाद, ठीक है। लिखेंगे ग्राफीन के बारे में। गोल्डीन के लिए पैसा भी अधिक होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। लिखेंगे गो, गोल्डीन नहीं, ग्राफीन। ग्राफीन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चौड़ाई एक परमाणु के आकार के, एक परमाणु के बराबर होती है। ग्रेफाइट के ग्रेफाइट के एक परत से ग्रेफाइट के एक परत से ग्राफीन बनाया जाता है। ग्राफीन के निम्नलिखित गुण हैं। ग्राफीन के निम्नलिखित गुण हैं। ग्राफीन स्टील की तुलना में ग्राफीन स्टील की तुलना में 6 गुना हल्का है, 6 गुना हल्का है, लेकिन स्टील से 200 गुना मजबूत है। लेकिन स्टील से 200 गुना मजबूत है। यह विद्युत और ऊष्मा यह विद्युत और ऊष्मा के सबसे बेहतरीन सुचालकों में से यह विद्युत और ऊष्मा के सबसे बेहतरीन सुचालकों में से एक माना जाता है। यह तांबे की तुलना में, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, लेकिन कॉपर भी वन ऑफ द गुड कंडक्टर्स में गिना जाता है। कॉपर यानी तांबा जो है एक अच्छे कंडक्टर के रूप में गिना जाता है। तो इसमें लिखेंगे यह तांबे की तुलना में यह तांबे की तुलना में बेहतर सुचालक है। अगला पॉइंट, यह लगभग पूर्ण तरीके से पारदर्शी है। यह लगभग पूर्ण तरीके से पारदर्शी है। ब्रैकेट में लिखेंगे 98%, 98%। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ। यह लगभग आ, यह लगभग पूर्ण तरीके से पारदर्शी है, ब्रैकेट में 98%। अगला लिखेंगे, इससे इससे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें भी इससे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें भी
पार नहीं कर सकती, पार नहीं कर सकती। इसके उपयोग में लिखेंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, नैनो रोबोट, टच स्क्रीन, नैनो रोबोट, नैनो रोबोट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य उपकरणों में किया जा सकता है, एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य उपकरणों में किया जा सकता है। इसका उपयोग अगला पॉइंट, इसका उपयोग बैटरी एवं सुपर कैपेसिटर, एक कैपेसिटर होता है विद्युत, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट दिखेंगे उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग विद्युत एवं सुपर कैपेसिटर बनाने में किया जा सकता है। इसका उपयोग विद्युत एवं सुपर कैपेसिटर, कंप्यूटर भी लिख दो उसमें भी किया जाएगा, उसमें क्या है, आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सुपर कंप्यूटर छोड़ो, क्वांटम कंप्यूटर का जो क्वांटम डॉट बनाया जाएगा, क्वांटम डॉट बनाने के लिए भी या उसके एक विकल्प के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगला लिखेंगे, इसका उपयोग सेंसर बनाने में, इसका उपयोग सेंसर बनाने में, स्वास्थ्य देखभाल में, इसका उपयोग सेंसर बनाने में, स्वास्थ्य देखभाल में किया जा सकता है। कोविड के दौरान कुछ जगहों पे मास्क बनाए गए थे जो ग्राफीन से बने हुए थे, तो ग्राफीन का इस्तेमाल वहां पे भी किया जा सकता है, क्योंकि देखो जिससे हाइड्रोजन और हीलियम पार नहीं कर सकता उससे वायरस क्या पार करेगा, ऑक्सीजन साइड से जाएगा। सभी चीजों के लिए क्या मास्क ही रहेगा, साइड से ऑक्सीजन जाएगा, मास्क से क्या पूरा बंद हो जाता है। बनाया गया था, बनाया गया था। इसका देखो ऑफ कोर्स वो लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, जहां पे मीन्स जैसे लैब वगैरह में जो रिसर्च चल रहा था ना कोविड को, तो उनको तो अंदर में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है ना, और बाहर से उनका पूरा मास्क और बाकी जो परिधान बनाया जाता है, तो उनके लिए। अब ये थोड़ा ना कि दिल्ली मेट्रो में आपको घूमना है उसके लिए आप ग्राफीन का मास्क लगा के घूमेगा, ठीक है। तो ग्राफीन का मास्क बनाया गया था, लेकिन कोविड के समय में अब जिनको लेबोरेटरीज में काम करना है, जिनको वायरस पर रिसर्च करना है उनके लिए, अब सभी को ग्राफीन का मास्क दे दोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। अगला लिखेंगे, इसका उपयोग इसका उपयोग हेलमेट या बाकी सुरक्षा कवचों के निर्माण में, इसका उपयोग हेलमेट या बाकी सुरक्षा कवचों के निर्माण में किया जा सकता है। तो ये हमारा ग्राफीन था, ठीक है। ग्राफीन का उपयोग क्या है, ग्राफीन क्या है, ठीक है। ग्राफीन को लेकर अगर कुछ भी आए, देखो ग्राफीन से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यह समझाता हूं। जैसे यहां पर देखो, ये जो हमारा शीट है, ये जो हमारा शीट है, इसी को फोल्ड कर दो, इसी को एक सिलेंडर के आकार में अगर चेंज कर दिया जाए तो उसी को कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं। जैसे ये एक परत हो गई, और इसी को अगर हमने एक सिलेंडर के आकार में उसको अगर चेंज कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया, तो फिर वह कार्बन नैनो ट्यूब कहलाता है। तो इसी से कार्बन नैनो ट्यूब भी बनता है, यही हमारा
ग्राफीन का परत भी है, तो दोनों सेम चीज है, बस उसका डिजाइन अलग है, उसका डिजाइन अलग है, कार्बन नैनो ट्यूब उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो टर्म भी कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा। ग्रेफाइट को लेकर अगर कुछ भी आए, कुछ नया प्रयोग आए या कुछ भी आए तो उसको जरूर देखना। ग्रेफाइट पे क्वेश्चंस किसी भी समय आ सकते हैं, मीन्स वो उस वर्ज पे आके टिका हुआ है। जैसे एक बार 2016-17 के आसपास में एक टेक्नोलॉजी आनी स्टार्ट हुई थी, एआर और वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो 2016 के आसपास से वो काफी ज्यादा न्यूज में थी। 2016 में क्वेश्चन नहीं आया, 2017 में नहीं आया, 2018 में नहीं आया, 2019 में जाकर उस पर क्वेश्चन आया। तो वैसे ही ग्राफीन है, ग्राफीन पे हालांकि पहले क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अब इसके जो उपयोग हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जो अभी उस वर्ज पे है कि कब हमसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। तो इसको लेकर कभी भी मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ इसके क्या उपयोग है, क्या इसकी जरूरत है, तो इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर कभी भी गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट जो है वो ग्राफीन को लेकर भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी, अभी आने वाले समय में करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पे और फेम पे इसका ध्यान जाना है। तो अगर ग्राफीन पे कुछ भी आता है उसको जरूर देखना, क्योंकि ग्राफीन एक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस बस आने ही वाला है मेंस में, ठीक है, आने ही वाला है, वो वर्ड्स पे टिका हुआ है। इस बार आ जाए, अगले बार आ जाए, तो ये आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज जो अभी कुछ दिनों के बाद आपको मिलेगी, न्यूज़पेपर में ही मिलेगी, वो होगा गवर्नमेंट ने जैसे सूची जारी कर दी है, क्रिटिकल मिनरल 30 है, उसकी सूची जारी की है, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व से लेकर लिथियम और बाकी सारी चीजें हैं। तो उस पर भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करेगी आने वाले दिनों में, तो उसको भी देखना, ठीक है। उसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी है और बाकी कुछ लिथियम और बाकी सारे तत्व भी आएंगे। तो उनको क्रिटिकल बोला गया है, उनको एक तरीके से ऐसे पदार्थ माना जा रहा है जो देश के विकास के लिए रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे 30 जो एलिमेंट है, जो 30 तत्व हैं, उनकी सूची जारी की गई है। आने वाले समय में उस पर और डिटेल्स आएगा, उसको भी देखना। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखना आपको, उसका उपयोग कहां होता है, उसको लेकर गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, उस चीज को आपको करंट के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पोर्शन था। अब एक दो चीजें, पहले रुक जाओ, क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। कल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए, आप ही लोगों में से क्वेश्चंस आए, और वो सारे क्वेश्चन 2012 से पहले के थे। 2012 से सारे क्वेश्चंस पहले के थे, कोई 1996 का था, 2001 का था, 2002, 2008, इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब आप एक चीज समझो, अगर आप 2012 से पहले का क्वेश्चंस पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक चीज को आप याद रखना, देखो यहां पे ना आपको थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को समझना है। एक रियलिटी क्या है, जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वह चाहते हैं कि जब हम यूपीएससी का एग्जाम देने जाएं तो हम विद्वान बनकर जाएं, कि हमारे पास कुछ भी आए, हमारे पास सभी चीजों का जवाब हो। यूपीएससी आपसे सभी चीजों का जवाब नहीं मांगती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस बार जैसे ही क्वेश्चन आया, आप देखना शायद केजीएस के हिंदी वाले चैनल, इंग्लिश वाले चैनल दोनों पे होगा, मैंने 10 वह क्वेश्चन बताए थे जिसके लिए आपको आगे नहीं पढ़ना है। 10 वह क्वेश्चन बताए थे जिसके लिए आपको आगे नहीं पढ़ना है, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग वो पढ़ेंगे। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, इंडिया, एक बुक लिखी थी एस जयशंकर साहब ने, वाई भारत मैटर्स और इंडिया वे, ठीक है। तो इस बार इस पे क्वेश्चन आया कि यह बुक के ऑथर कौन से हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अगले 1 साल तक जितने बुक और ऑथर आएंगे उन सभी को याद करेंगे, और आप निश्चित रहो कि अगले साल शायद क्वेश्चन नहीं ही आए, और अगर क्वेश्चन आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा। उस एक क्वेश्चन के पीछे आप अपने कितने घंटे बर्बाद करोगे, और जरूरी नहीं कि वह इस साल के क्वेश्चन से आए या इस साल के टॉपिक से आए। एक और क्वेश्चन जो इस बार आया कि इन जो सबसे जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वह किस कंट्री का है। अब काफी लोग ज्योग्राफी में यह करना स्टार्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट बॉर्डर याद करो, कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, जनसंख्या के आधार पर सभी कंट्री की सूची बना लो, किसमें जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है। यह वह क्वेश्चन है जिसको आपको छोड़ कर आना है। आपको 100 क्वेश्चन बनाने नहीं होते। पिछले साल कट ऑफ कितना था? 75। चलो इस साल बहुत गया, 100 कट ऑफ जाएगा, 100 भी जाना मुश्किल है, मान लेते हैं 100 चला गया। 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 50, 60, 70, इससे ज्यादा नहीं। तो अब 100 क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हो?
और इसी के चक्कर में लोगों का समय बर्बाद होता है। जैसे मान लेते हैं कभी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किसी एक सदस्य का नाम पूछ लिया गया, अगले साल आप सभी का नाम याद करके जाते हो कि स्वतंत्रता से समय से लेकर, या पार्टी का नाम पूछ लिया गया कि इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। अब आप जितनी भी पार्टी बनी है सबके अध्यक्ष का नाम याद कर लो, अगले साल क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आप कुल मिलाकर देखोगे यूपीएससी में हर साल 10 क्वेश्चन वह होते हैं जो अगले साल आने वाले जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनका टाइम बर्बाद करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, उनका टाइम बर्बाद करना, ताकि वह इस चीज में भटक जाए कि हाँ हमें यह सारी चीजें पढ़ के आनी है। पिछले साल गेम पे पूछ लिया गया क्वेश्चन, इस साल आया है गेम पे क्वेश्चन? पिछले साल खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, कौन जीता कौन हारा, ओलंपिक्स का भी आ गया तो एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसके लिए आप हर साल बैडमिंटन के जितने ट्रॉफी होते हैं सबके नाम याद कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ये मानकर चलो हर साल 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। जैसे मैंने एक और चीज के बारे में आप ही में से किसी को बताया, इंसेक्ट का नाम, कीड़े मकोड़ों का नाम। इस बार एक क्वेश्चन आया जिसमें 3 कीड़ों का नाम दिया गया, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्कैटर और सिकाडा। 3 कीड़े हैं जिनका नाम दिया गया और पूछा गया ये है क्या, ये मछली है, कीड़े हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब इसका मैं आपको सोर्स बताता हूं। 2020 में फ्रंटलाइन मैगजीन के एक एडिशन में सभी कीड़ों का नाम दिया गया था। वह फ्रंटलाइन मैगजीन आई थी 2020 में। जो यूपीएससी का पेपर सेट करने बैठा होगा वो सोचेगा चलो कुछ मस्ती करते हैं बच्चों के साथ। तो वो 2020 के फ्रंटलाइन मैगजीन आप क्यों पढ़ोगे? 2020 का पेपर आप जब 2024 में जा रहे हो तो 2020 का पेपर क्यों पढ़ोगे? और उससे कितने क्वेश्चन आ गए? एक ही क्वेश्चन आया ना। अब सोचो उसके लिए आप 2020, 2021, 22, 23, 24 5 साल का करंट अफेयर पढ़ने में कम से कम आप लगाओगे तो 300 से 400 घंटे लगाओगे। 300-400 घंटे में, ये तो मैं कम बोल रहा हूं, आप तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे लगाते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने में भी डेली 2 घंटे लगा रहे हो ना। तो साल भर में 700 घंटे तो आप न्यूज़पेपर पे दे रहे हो, उसके बाद मैगजीन पे दे रहे हो, फिर करंट अफेयर की बाकी चीजों पे दे रहे हो। तो आप मान लो आप पुराने सारे मैगजीन उठा के पढ़ो, आपके 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेंस की तैयारी कब करोगे? प्रीलिम्स में आपको 100 के 100 मार्क्स आ गए, 100 के 100 क्वेश्चन करके आप आ गए, 200 मार्क्स आ गए, रैंक में 0% चेंज होगा। उससे बेहतर है उन क्वेश्चंस को करो जो अभी के लास्ट 10 सालों में, 2013 के बाद यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है। 2013 से पहले यूपीएससी अलग ढंग से एग्जाम लेती थी, 2013 के बाद बिल्कुल चेंज कर दिया गया, पेपर बदल दिए गए, पेपर का पैटर्न बदल दिया गया। तो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को तैयार करो। ज्योग्राफी के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस साल का भी बताता हूं। ज्योग्राफी के लिए मैंने बोला था कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको सर ने जो क्लास में पढ़ाई है वो पढ़ लो, उसके अलावा कोई भी नई बुक मत पढ़ो, और सिर्फ वही पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पॉलिटी के लिए आपके पास क्लास नोट्स है, आपके पास बुक है, एक ही चीज 2 चीज पढ़ के जाओ, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अगर आप 10 किताबें पढ़ोगे, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है लोगों को एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रिसोर्स इकट्ठा करते हैं लोग, 4 ये बुक पढ़ लो, 4 वो मैगजीन पढ़ लो, 4 वो पढ़ लो। एनवायरमेंट से 15 क्वेश्चन आएंगे, आप सारे मैगजीन पढ़ के जाओ, आपसे 7 ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि वो 7 क्वेश्चन कहीं और से आएंगे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। तो आप या तो आईएफएस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट सर्विसेज की, पूरा जितना भी फॉरेस्ट से संबंधित जो भी आता है एक एक कीड़ों का नाम याद कर लो। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप उन 6-7 क्वेश्चन की तैयारी करो जो एनसीईआरटी से आते हैं, जो कॉमन है। उनके पीछे मत भागो जो हो ही नहीं सकते या जिसके पीछे आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो वैसे ही 2012 के पहले के क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में मत देखो। हाँ, आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि पुराने क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपको बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे 1996 में क्वेश्चन आया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे 2023 में क्वेश्चन आया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो सबको पढ़ के जाना है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप जब भी पॉलिटी पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पढ़ना ही है, वो बाय डिफॉल्ट है। तो उस समय पूछा, वो उस समय की महानता थी। उस समय तो पूछते थे गांधी जी को 4 लोगों ने कंधा दिया था, उसमें चौथे आदमी का नाम क्या था। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, गांधी जी को 4 लोगों ने कंधा दिया था, चौथे आदमी का नाम क्या था। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको नहीं देखने हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन जो है नहीं देखने हैं, फिर भी मैंने आपके क्वेश्चंस को रखा है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, उस समय क्या था कि सोलर सिस्टम को डिटेल में पूछते थे, कौन ग्रह किस दिशा से किधर घूम रहा है, कौन ग्रह जो है वो कितने दिनों में परिक्रमा करता है, किस ग्रह पर कौन से गैस पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं, यह पूरी चीजें डिटेल में पूछा करते थे। तब यूपीएससी का पैटर्न ही ये था कि अगर आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है तो आपको ग्रहों पर रहने वाले एक एक चट्टान के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। उस समय में यह भी पूछते थे कि जो जुपिटर है उसके चांद का क्या क्या नाम है, उस पे जो मौजूद जो चांद है, उसके जो मून है, उसके नाम क्या क्या है, उन चीजों को भी पूछा जाता था। तो वो वंस अपॉन ए टाइम वाली बात हो गई, वो ऐतिहासिक क्वेश्चंस थे, उनको हम प्रिजर्व करके म्यूजियम में रखेंगे, एग्जाम के लिए तैयार नहीं करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन था, परावर्तित प्रकाश को देखने पर किसी वस्तु का अल्बीडो उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। मतलब समझ में आया? नहीं ना? मतलब ही समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन ही क्या देखना। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसमें से कितनी चमक आ रही है वह उसके अल्बीडो पर निर्भर करता है, कि उसका अल्बीडो कितना है उस पर। अल्बीडो का मतलब जानते हो आप? अल्बीडो का मतलब होता है, आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, अल्बीडो का मतलब होता है उससे कितना प्रकाश परावर्तित होता है। ठीक है, जैसे अगर अगर मान लेते हैं हमारे पास बर्फ है, तो बर्फ पे अगर कोई किरण पड़ती है तो उसका परावर्तन सबसे अधिक होता है। अगर वह सिर्फ मिट्टी पर आए या सिर्फ चट्टानों पे आए तो उसका अवशोषण ज्यादा होगा, परावर्तन कम होगा। तो इस चीज को अल्बीडो कहा जाता है, कि कितना रिफ्लेक्ट होता है। ये आप जब आइस कैप और बाकी चीजें पढ़ोगे ज्योग्राफी में तो वहां पे आपको मिलेगा, इन्वायरमेंट में भी मिलेगा। ठीक है, तो अल्बीडो का मतलब होता है कि कितना परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे बोला गया कि जितना अल्बीडो होगा उतनी बेहतर तरीके से वो हमें नजर आएगा। तो ये करेक्ट है, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतनी ही बेहतर ढंग से हमें कोई भी चीज नजर आएगी। मान लेते हैं यहां से रिफ्लेक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो ये आपको प्योर व्हाइट कलर का नजर आ रहा होगा, पोडियम आगे से व्हाइट कलर का है ना, तो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जिससे जितना ज्यादा अल्बीडो होगा, यानी कि परावर्तन जितना अधिक होगा, वह ग्रह या वह खगोलीय पिंड आपको बेहतर ढंग से दिखाई देगा। ठीक है, तो यह पहला स्टेटमेंट यहां पे सही है। बुध का अल्बीडो पृथ्वी के अल्बीडो से अधिक है। अब बुध मतलब मरकरी, मरकरी या बुध पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, अब बुध पे क्लाउड वगैरह नहीं बनता, यानी कि वहां पे एक तो बर्फ नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे यहां ध्रुवों पर बर्फ जमा है, वहां पे बर्फ नहीं होगी, वहां पे बादल नहीं बनेंगे, तो उसका अल्बीडो कम होगा, क्योंकि उसके चट्टान जो है ज्यादातर चीजों को अवशोषित कर लेंगे। उसके जो चट्टान है वह ज्यादातर चीजों को अवशोषित कर लेंगे, क्योंकि वह पृथ्वी के बहुत ही सूर्य के बहुत ही नजदीक है। तो सूर्य के नजदीक क्या वहां पे बर्फ बन सकती है? ध्रुवों पर जहां पे बर्फ बनेगी वहां पे अल्बीडो ज्यादा होगा। क्या वहां पे वेजिटेशन है, वनस्पति है? नहीं है। तो जहां वनस्पति होगी वहां पे अल्बीडो ज्यादा होगा। तो बुध की ज्यादा होगी या पृथ्वी की ज्यादा होगी? तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए यहां पे इनकरेक्ट है। ये भी आपको 2001 या किसी समय का क्वेश्चन था, या 2008 का, 8 का। ठीक है, अब ये देखो, तारे का रंग किसका सूचक है? ये भी वो 2010 से पहले वाले क्वेश्चन है। इसमें बताओ, जो रंग है वो कैसे, किस पे डिपेंड करेगा? वह उसके ताप पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर कम ताप है रेड नजर आएगा, बढ़ता जाएगा ऑरेंज, और बढ़ता जाएगा उससे भी येलो, और बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाए आपको वही तारा नीला कलर का नजर आएगा। क्योंकि रेड होने का मतलब है उसका वेवलेंथ कम है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वह कम है। तो अगर कोई कम गर्म है तो वह आपको लाल रंग का नजर आता है, अगर वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो नीला रंग का नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमें उसके ताप पर निर्भर करता है, आंसर होगा बी, बिल्कुल। यदि किसी प्रेक्षक को तारे क्षितिज के लंबवत उगते हुए दिखाई दे तो वह किस स्थिति में है, वह व्यक्ति किस स्थिति में है? अगर उसको तारे क्षितिज के लंबवत, कहां पे होगा?
अब ये देखो, ये यही मैं बोलना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता था तब, आपको बोल दिया था इंटरनेशनल डेट लाइन से इस साइड से उस साइड कूदेंगे, कौन सा डेट होगा, टाइम में कितना अंतर होगा, मैथमेटिकल पूरा कैलकुलेशन कराती थी पहले यूपीएससी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, कौन से एंगल पे होगा, कौन से एंगल पे नहीं होगा। जब कोई इक्वेटर पे खड़ा होगा तो उसे, यानी कि भूमध्य रेखा पे खड़ा होगा, तब उसको तारे जो है वो लंबवत दिशा में उगते हुए दिखाई देते हैं। बट ये आपको पढ़ना नहीं है, मैं बस आपका क्वेश्चन था इसलिए आपको दिखाते चल रहा हूं, बट ये पढ़ना नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? कृष्ण मास्टर जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। ठीक है, कृष्ण विबिर होता है, कृष्ण विबिर होता है जिसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। तो कृष्ण मास्टर जैसी कोई वस्तु नहीं होती। ठीक है, बाकी पल्सर वगैरह को हमने देखा था, जिससे लाइट पल्स निकलती है, वो पल्सर होता है। ठीक है, क्वासर जो है, क्वासर किसको बोलते हैं? नहीं, मैं एक दो चीजें यहां पे आपको क्लियर करता हूं। जैसे एक होता है क्वासर, क्वासर का मतलब है जो अंतरिक्ष का जो केंद्र है, अंतरिक्ष का जो केंद्र है, जैसे आप अंतरिक्ष को जितने भी देखते हो, मिल्की वे गैलेक्सी आपने देखा, तो आपको बीच में से एक प्रकाश जो निकलता हुआ दिखाई देता है। कोई भी गैलेक्सी देखोगे तो गैलेक्सी में तारे मौजूद हैं, बट उन तारों के साथ आपको गैलेक्सी की आपको एक चमक दिखाई देती है। वह जो चमक दिखाई देती है उसी को क्वासर कहते हैं। वहां पे लाइट जो है, बेसिकली कोई सोर्स है नहीं, लाइट स्ट्रेच हो गया है, लाइट जो है वो फैल गया है, जो आपको एक दीप्तिमान क्षेत्र के रूप में नजर आता है। तो वहां पे कुछ सोर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ सोर्स है, लाइट स्ट्रेच हो गया है, तो वो क्वासर कहलाता है। पल्सर पे हम लोग आते हैं। अभी ये क्वासर की बात हो गई। अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन तारा है, न्यूट्रॉन तारे के बारे में हमने क्या देखा था, कब निर्माण होगा? जब बड़े आकार का तारा हो तब हमें देखने को मिलता है कि न्यूट्रॉन तारा बन सकता है। अब न्यूट्रॉन तारे के दो भाई हैं, न्यूट्रॉन तारे के दो भाई हैं, एक है पल्सर और एक है मैग्नेटार। मैग्नेटार और पल्सर। मैग्नेटार क्या होता है कि अगर कोई एक ऐसा न्यूट्रॉन तारा जिसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बहुत ही शक्तिशाली है, मैग्नेट से बना हुआ है मैग्नेटार, तो आप इसको सिंपली याद रखना, मैग्नेटार का मतलब होता है कोई एक ऐसा न्यूट्रॉन तारा जिसकी चुंबकीय शक्ति बहुत ही ज्यादा है, उसको हम मैग्नेटार बोलते हैं। जिसमें चुंबकीय गुण बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब उसका कोर किससे बना होगा? चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्यादा है तो उसका कोर किससे बना होगा? कौन से मेटल से? आयरन, निकल, इन सब की मात्रा अधिक होगी। तो एक ऐसा न्यूट्रॉन तारा जिसमें पदार्थों का फ्यूजन होकर, पदार्थों का संलयन होकर वह आयरन, निकल, कोबाल्ट के रूप में परिवर्तित हो गया है और उसकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र काफी शक्तिशाली है, उसको हम मैग्नेटार बोलते हैं। और वहीं पे इसी न्यूट्रॉन तारा का एक दूसरा भाई है पल्सर। पल्सर एक ऐसा है, एक ऐसा न्यूट्रॉन तारा है जिसमें लगातार स्पिन के कारण या उसके घूर्णन के कारण, उसके मूवमेंट के कारण उसमें से पल्स निकलती रहती है। किस चीज की पल्स? रेडियो तरंगे। इससे रेडियो तरंगे जो है वह लगातार निकलती रहती हैं, क्योंकि वह लगातार घूम रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो इसके कारण इस तारे से, पल्सर का मतलब होता है पल्स जिससे निकल रहा हो, पल्सर को याद रखना, एक्चुअल में यही होता है, पल्सर का मतलब जिससे पल्स निकल रहा हो। पल्स किस चीज का? रेडियो पल्स। जिससे रेडियो तरंगे निकल रही हैं वो हमारा पल्सर हो गया, और जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो हमारा मैग्नेटार हो गया। तो ये दो चीजें होती है, एक है मैग्नेटार, एक है पल्सर। और क्वासर की अगर हम बात करें तो क्वासर हमारे उसी अंतरिक्ष के मंदाकिनियों के, जो हमारे गैलेक्सी है उसके केंद्र का वह भाग जहां लाइट आपको स्ट्रेच हुआ नजर आता है, वह क्वासर कहलाता है। ठीक है, एक और चीज है, जैसे 2023 में ये न्यूज में आया था, एक नया तारा बोला गया था, एक नया तारा बोला गया था सेफिड। हाँ, हाँ, दोनों न्यूट्रॉन तारा का रूप है, इसलिए मैंने बोला दोनों उसके भाई हैं, भाई लिटरल में भाई है। ठीक है, तो वह दोनों न्यूट्रॉन तारे ही हैं। एक ऐसा न्यूट्रॉन तारा जिससे पल्स लगातार निकल रहा है, यानी कि रेडियो पल्स, रेडियो तरंगे बार बार निकल रही है, वो हमारा पल्सर हो गया। और जिसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र काफी शक्तिशाली है, उसको मैग्नेटार बोल दिया गया।
तो पल्सर को पल्स से याद रखना, पल्स निकल रही है बाहर, और मैग्नेटार को मैग्नेट से याद रखना, मैग्नेट मतलब चुंबक। ठीक है, तो ये दोनों ही न्यूट्रॉन तारे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तारों का एक ही सीक्वेंस है, तारों का एक ही सीक्वेंस है, पहले वो तारे बनेंगे, उसके बाद उसमें सुपरनोवा जैसी एक घटना होगी, सुपरनोवा की घटना के बाद वह 3 स्टेज हो सकते हैं। छोटा तारा है तो वामन तारा बनेगा, ड्वार्फ स्टार बन के रह जाएगा, पहले श्वेत फिर श्याम। दूसरा स्टेज है न्यूट्रॉन स्टार मिलेगा, जिसका लगभग व्यास 10 किलोमीटर होता है, काफी डेंस पदार्थ होगा, काफी डेंस होगा, काफी सघन होगा, काफी ज्यादा घनत्व होगा। बाद में ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन लंबे समय के बाद। ठीक है, और न्यूट्रॉन तारे आपस में टकरा भी सकते हैं, न्यूट्रॉन तारे किसी ब्लैक होल में भी जा सकता है, यह सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसी न्यूट्रॉन तारे में 2 भाग हो गए, एक ऐसा भाग जो कि हमारा पल्सर हो गया, एक ऐसा भाग जो हमारा मैग्नेटार हो गया। इन दोनों के अलावा भी एक सिंपल न्यूट्रॉन तारा भी हो सकता है, इन दोनों के अलावा भी सिंपल न्यूट्रॉन तारा हो सकता है, जिसमें ना पल्सर हो ना मैग्नेटार हो, वह सिंपली न्यूट्रॉन तारा ही रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, मैग्नेटार, इसका 2 रूप हो गया, पल्सर और मैग्नेटार। सीधा न्यूट्रॉन तारा भी रह सकता है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज है, तीनों न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारा का 2 स्पेशल केस भी हो सकता है, पल्सर और मैग्नेटार। ये तीनों चीजें याद रहेंगी। चलो, एक और तारा 2023 में आया था, एक सेफिड तारा बोला गया। सेफिड तारा एक ऐसा तारा है जिसकी चमक घटती बढ़ती रहती है, कभी वह ज्यादा ब्राइट हो गया, कभी वह कम ब्राइट हो गया, तो ऐसा एक सेफिड तारा भी होता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब एक और चीज है, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तारा नष्ट नहीं होता है। मैंने कब बोला नष्ट होगा? मैंने बोला ब्लैक होल में मिल जाएगा। अच्छा चलिए, कौन कौन सा सही नहीं है पहले उस पर बात करते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है। ये तो नहीं है, इसको तो हमने बार बार देखा है, इसका तो कहीं नंबर ही नहीं आता। ठीक है, तो बी को हमने हटा दिया। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 190 गुना है। एक नहीं नहीं 1.5 लाख किलोमीटर है। कितना गुना है? 109 गुना है। 109 गुना है, 190 गुना नहीं। यही चीज मैं बता रहा हूं, पहले कैसे पूछता था यूपीएससी, 109 को 190 लिख दिया। ठीक है, अब तीसरा आता है, पृथ्वी मंडल में सूर्य में सौर मंडल का 75% द्रव्यमान समाहित है। यह चीज पे हमने कल भी बात की थी। मैंने आपको बोला था कि सौर मंडल में जो तारे हैं या सौर मंडल में जो सूर्य है और जो बाकी ग्रह है वह कैसे होंगे, उनका रिलेशन कैसा होगा। ये चीजें मैंने आपको कल भी बोला था। सौर मंडल मतलब सूरज वाला मंडल, उसमें जो ग्रह है वह उस सूरज के 25% के बराबर हैं क्या? वह फ्रैक्शन में होंगे, 1% तक पूरे नहीं होंगे। सौर मंडल के जितने भी ग्रह, आप देखो पृथ्वी का आकार सूर्य के आकार का 109 हिस्सा छोटा है। और यहां पे किस चीज की बात हो रही है? सौर द्रव्यमान की बात हो रही है। आकार की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। जो हमारा सूरज है उसमें परमाणु संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। सारे ग्रह मिलके उसके 1% के बराबर भी नहीं होंगे। सभी ग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह, सभी धूमकेतु, इस सौर मंडल में मौजूद हर एक चीज सूर्य के द्रव्यमान के 1% के बराबर भी नहीं होता। और यही चीज मैंने कल बोला था कि इसीलिए प्लाज्मा अवस्था में 96% चीजें हैं। अब इसी से अंदाजा लगाओ 96% प्लाज्मा अवस्था में क्यों है। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी चीजें मिलाकर 1% भी नहीं बनती, इसीलिए 96% प्लाज्मा में है। आप उससे भी कोरिलेट करके देख सकते हो। मान लो हम अपने सौर मंडल में बात करें, 96% कम से कम प्लाज्मा अवस्था में होगी।
आप उस हिसाब से सोचो, कोई भी ग्रह प्लाज्मा अवस्था में है क्या? तो प्लाज्मा अवस्था में जब नहीं है तो इसका मतलब वो 4% भी नहीं है। यहां पे तो बोला जा रहा है कि सिर्फ 75%, 25% में बाकी सब है। ऐसा नहीं, 99% के लिए जिम्मेदार है सूर्य। अब पहला के लिए ऑप्शन ही नहीं बचता है। हमने देखा था बुध और जो पृथ्वी है उसको सबसे घनत्व जगहों में माना जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये तो वो पार्ट हो गया। कुछ और क्वेश्चंस जो अब आते हैं, ये वो क्वेश्चंस थे जो नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन जो अब आते हैं, और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने इमेज के साथ डाला है, स्पेशल इफेक्ट के साथ। अच्छा, सॉरी, इमेज वाले साइड से मैं हट जाता हूं। आप सिंपल एक चीज बताओ, आप सिंपल एक चीज बताओ, आप गैस पे मतलब एक नॉर्मल गैस फ्लेम पे रखो कुकर को, और उसको एक बड़े कोयले के पूरे जो बनाया जाता है ना, कोयले का जो चूल्हा बनाया जाता है उसमें रखो। क्या उसको, कोयले का जो चूल्हा बनेगा उसमें ऑफ कोर्स तापमान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और आपका जो फ्लेम वाला जो है गैस का, उसका तापमान कम होगा। खाना दोनों में सेम टाइम पे पकेगा या कोयले वाले में जल्दी पक जाएगा? कोयले वाले में जल्दी पक जाएगा, कोयले वाले में जल जाएगा। लेकिन अगर पकाना है तो उसी तापमान पे उसी स्पीड से पकेगा। नहीं तो ऐसा तो फिर तो आप आग की भट्टी में रख दो, 2 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। आग की भट्टी में रख दो, खाना 2 मिनट में तैयार हो जाएगा क्या? जो ज्वाला का तापमान है उस पर कभी भी भोजन पकाने की चीज निर्भर नहीं करती, यह प्रेशर पे करती है। देखो, सीधी सी बात क्या होती है कि अगर आपने पानी का तापमान 100 डिग्री पहुंचा दिया, उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप प्रेशर को ना बढ़ाओ। तो फिर आपको प्रेशर को चेंज करना पड़ता है, और उस प्रेशर के माध्यम से फिर उसका तापमान बढ़ाया जाता है। तो ज्वाला के तापमान पर निर्भर नहीं करता, प्रेशर को बदलना पड़ता है। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि कल कुकर के बारे में पूछा है, कल को होकर कढ़ाई के बारे में, सस्पेन के बारे में, बाकी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे कि कुकर में क्या इस्तेमाल होता है। अब आप ये सोचो, मान लो आप क्या पढ़कर जाओगे, आप यही पढ़कर जाओगे ना कि हाँ टेम्परेचर, प्रेशर, बाकी चीजें क्या होती है। अब कुकर में कौन सी विधि लगती है, तो इस हिसाब से तो हमारे पास बहुत सारे खाने बनाने के उपकरण हैं। आप कितने उपकरणों को पढ़कर जाओगे? और ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन आया ना उस साल, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल ही आएगा ना। तो ये चीज को इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस भी लाए हैं जो आपको नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए, छोड़ कर आओ। कोई भी सही बना के नहीं आ रहा है, आप क्यों रिस्क लोगे? आप सभी लोग बैठे हो ना, कितने लोगों को प्रेशर कुकर के बारे में ऐसा मालूम था? और ऐसा नहीं कि बाहर के लोग कुछ और पढ़ के जा रहे हैं। आप कोई भी बुक आज से पहले की, जब ये एग्जाम में पूछा गया उसके पहले की कोई भी बुक खोज कर लेकर आओ, साइंस की 10th क्लास या 12th क्लास तक के स्तर की, जिसमें प्रेशर कुकर के बारे में बात की गई हो। मान लो अभी प्रेशर कुकर के बारे में है, कल को हो जाएगा इडली मेकर में जो इडली बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं, उसमें किस चीज पे डिपेंड करता है। इडली बनाई है या नहीं कभी? तो तो ये क्वेश्चंस वो है जिनको आपको छोड़ कर आना है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ये क्लास 9th या 10th के एनसीईआरटी में दिया होता है। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण किस चीज पर निर्भर करता है?
सतह पर या नहीं? जितना सतह कांटेक्ट में रहेगा, आपको याद हो मैंने एक चीज बताया था कि जो व्हील्स होती हैं वह राउंड होती है, गोल होती हैं। क्यों बनाया जाता है गोल? ताकि कम सरफेस जो है वह कांटेक्ट में रहे, सरफेस का कांटेक्ट कम हो। तो यहां नहीं, हमें यहां पे जो स्पर्श का जो सतह है उसको कम करना है। तो इसमें किसमें कम हो रहा है? सी ऑप्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण डिपेंड करता है कि कितना सरफेस कांटेक्ट में है। जैसे अगर मान लो मैं इस बॉटल को ऐसे अगर रोल करूं, ये आराम से रोल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको सीधा ऐसे रख दूं और इसको धक्का दूं तो गया। तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमने देखा था कि जो भी पहिए होते हैं वो किस आकार के होते हैं? गोलाकार। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन इसीलिए यहां पे करेक्ट होगा। कौन सा? पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श की वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, लिखा। इसमें इसमें पूछ रहे हो आप? हाँ, इसमें सेकेंड ऑप्शन को आप हटा दो, 1 और 3, सी ऑप्शन, ज्वाला का तापमान हटा दो। ढक्कन के भार के कारण प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। प्रेशर कितना होगा यह ढक्कन के भार पर निर्भर करता है। नहीं, ढक्कन के भार पे देखो प्रेशर को, ऐसा नहीं कि हर बार प्रेशर को बढ़ाना ही है, फिर तो उसमें आपने होल ही क्यों बना रखा है, छिद्र बना रखा है, इसी के लिए तो बना रखा है ना कि उससे छिद्र से बाहर निकले। तो प्रेशर को चेंज करना पड़ता है ताकि टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। प्रेशर को घटाया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा दृष्टि भ्रम है, कौन सा आपको भ्रम होता है और कौन सा एक्चुअल है। पहला है गोधिल में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। इसमें से कौन सा भ्रम है? क्या ध्रुव तारा एक भ्रम है? ध्रुव तारा तो वास्तव में होता है, ध्रुव तारा वास्तव में होता है या नहीं? तो चलो, पांचवा ऑप्शन तो नहीं है भ्रम, क्योंकि ध्रुव तारा तो होता है। अब तारों का टिमटिमाना भ्रम है, तारे टिमटिमाते नहीं है। दूसरा आते हैं उषा काल में चंद्रमा का दिखना, क्या चंद्रमा उस समय नहीं होता? चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमें सिर्फ तभी दिखाई नहीं देता जब सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, अन्यथा चंद्रमा वहां पे है तभी हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें उषा काल में, यानी कि जो जो सुबह का समय है, जो सुबह का समय है, जो सुबह का समय है उस समय चंद्रमा दिखाई देता है, मतलब चंद्रमा है। धीरे धीरे वह नीचे की ओर चला जाता है या उसका परिवर्तन हो जाता है और सूर्य का लाइट भी चेंज होता जाता है, तो सूर्य के लाइट में फिर हमें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा जो है वो तो भ्रम नहीं है। चौथा नंबर भ्रम था सूर्य का रंग। सुबह में हमें कैसा दिखता है सूर्य? लाल। सूर्य का रंग क्या लाल है? गोधिल में सूर्य का अमाप, जो हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है सुबह के समय में और शाम के समय में, सूर्य का आकार हमें बड़ा दिखाई देता है, दोपहर होते होते छोटा हो जाता है। तो क्या सूर्य के आकार में परिवर्तन होता है? तो यह दृष्टि भ्रम है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन होगा सी। ये तो सबसे आसान है। इंद्रधनुष का निर्माण, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन होगा? डी के अलावा कोई ऑप्शन है? बी? अच्छा, बी सी और डी तीनों आ गए, मतलब कंफ्यूजन तो है इसमें। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, या परिक्षेपण का मतलब? परिक्षेपण का मतलब क्या होता है? लाइट का अलग अलग रूपों में जो टूट जाना है वही तो डिस्पर्स होना है ना, वही तो परिक्षेपण है।
तो अगर इंद्रधनुष में आपको 7 रंग दिखते हैं, अगर सातों रंग में परिक्षेपण ना हो, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण अगर ना हो, तो क्या आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा? दूसरे नंबर पे है अपवर्तन। मैंने आपको उसका पूरा इमेज बना के सभी एंगल पे दिखाया था कि क्या क्या हो रहा है, तो अपवर्तन हो रहा था या नहीं? तीसरा आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? डी। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें कौन सा इनकरेक्ट है यह बताना है। अच्छा, पहले वाला ही ऑप्शन इनकरेक्ट दे दिया था, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण हमें मालूम है कि सभी 4 बलों में सबसे दुर्बल अगर कोई बल है तो वो गुरुत्वाकर्षण है। तो बाकी 3 को भी देख लेना क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगले बार उसको चेंज करके पूछा जाए। क्या ऑप्शन होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन मतलब नया प्रोडक्ट बना होगा, नया कुछ पदार्थ बना होगा। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का क्रिस्टलन, क्रिस्टलन का मतलब होता है कि क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाए, कणों के रूप में बन जाए। तो क्या सोडियम क्लोराइड जब कण के रूप में होगा तो क्या वो नया पदार्थ होगा? तो मैं तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है बर्फ का गलन, बर्फ गल गल के पानी हो जाए या वाष्प बन जाए, उसमें क्या कोई अंतर है? उसमें नया पदार्थ है? नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। दुग्ध आस्कंदन मतलब होता है दूध का फटना, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इंग्लिश पढ़ते जाना। पता चला उस समय सिर्फ आप देख लो दुग्ध आस्कंदन, आस्कंदन तो आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पे। तो दुग्ध आस्कंदन का मतलब है दूध फट जाना, सीधा भी लिख सकता था यूपीएससी, लेकिन कुछ अलग ढंग से अपने डिक्शनरी में से निकाल कर लाएगी यूपीएससी। तो दुग्ध आस्कंदन का मतलब है दूध फट जाना, ठीक है। और यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? बी, यानी कि केवल 3। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, अलग अलग ढंग से पूछे जाएंगे। आपको याद ये रखना है कि बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, जो बेसिक चीजें हैं उनको देखना है। जितना पढ़ाया है उतना आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, और सिर्फ वही चीजें पढ़ाया जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज